हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये तो हम लोग लास्ट क्लास में जे जे कपलिंग डिस्कस कर रहे थे। जे जे कपलिंग। तो जे जे कपलिंग में देखिए, एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस किए थे। एक एग्जांपल और चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर सम सिस्टम जे जे कपलिंग फॉर लेट्स से 3p टू स्टेट। ठीक है, तो जे जे कपलिंग फॉर 3p टू स्टेट के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हैज L1 इक्वल टू दिस मच एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन हैज L2 इक्वल टू 1, मतलब दोनों के लिए 1 होगा, p ऑर्बिटल है। इसके लिए S1 जो होगा दैट इज इक्वल टू हाफ, और इसके लिए S2 जो है दैट इज ऑल्सो हाफ। दोनों का स्पिन हाफ है। ओके, नाउ इफ यू कैलकुलेट J फ्रॉम हियर J1, ये J1 तो L माइनस एस टू एल प्लस एस होगा, तो हाफ हो जाएगा और 3/2। ठीक है, और यहां से अगर हम J2 निकालते हैं J2, तो दिस इज बेसिकली, ठीक है, तो J2 भी यही आएगा, हाफ और 3/2। अब अगर हम J1 जे जे कपलिंग में J1 और J2 का कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है ना, देखो J1 एंड J2 कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या आएगा कि जैसे अगर हम इससे 1/2 लेते हैं, ठीक है, तो इससे भी 1/2 ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इस 1/2 1/2, ठीक है, फिर 1/2 और 3/2, ठीक है। और एक कॉम्बिनेशन आएगा 3/2 और 3/2, ठीक है, ये। सो दीज आर दी कॉम्बिनेशंस, ठीक है। इसमें इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है। तो इसमें 1/2 और 3/2, और 1/2 अगर लिखते हैं और 1/2 3/2, तो दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर दी बेसिकली J1 J2 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो मतलब यहाँ से जो स्टेट्स ऑप्टेन होंगे, अब देखिए J1 है और J2 है, तो इससे J के क्या वैल्यूज होंगे वो हमें समझना है, ठीक है ना। वी हैव टू सी व्हाट वैल्यूज ऑफ J वी कैन हैव, ठीक है। तो देखिए अगर इन दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखें यहाँ पे, सॉरी, इसमें इस कॉम्बिनेशन के लिए अगर देखा जाए, तो J के वैल्यू J1 J2 दोनों इक्वल हो गए हैं, ठीक है ना। इसमें बाकी सभी पहले से सभी क्वांटम नंबर इक्वल थे, तो अब हमको इंश्योर करना पड़ेगा ना कि यहाँ पे जो J के कॉरस्पॉन्डिंग MJ का वैल्यू है ना वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर हम इसमें देखें तो MJ का वैल्यू क्या होगा, MJ इज इक्वल टू जो होता है वो प्लस माइनस हाफ है, और इसमें भी MJ का वैल्यू जो होगा, MJ इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, ठीक है ना, इस स्टेट की अगर हम बात करें। तो MJ एक्चुअली डायरेक्ट ऐड होता है ना, तो कैपिटल MJ जब हम लेंगे ना, तो आप ये ध्यान रखोगे इसका प्लस हाफ लेंगे तो इसका माइनस हाफ, अगर ये दोनों का MJ भी इक्वल कर देंगे ना तो सभी क्वांटम नंबर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो एक्चुअली ऐसा होता है ना कि J को अगर हम डायरेक्टली ऐड करते हैं, J1 इज दिस J2 इज दिस, तो J का जो वैल्यू निकलेगा ना वो J1 प्लस J2 से J1 माइनस J2 करेंगे अगर हम लोग, ठीक है ना। तो मतलब इससे दो वैल्यूज आ सकते हैं MJ का, एक तो 0 आ सकता है और एक 1 आ सकता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली देखो इसमें ये इंश्योर करना होता है कि हमें जो है ना, जैसे MJ का वैल्यू इससे हम प्लस हाफ लेंगे तो इससे माइनस हाफ लेना होगा, ठीक है। तो मतलब टोटल MJ जो आएगा ना, वो बेसिकली इस एक से प्लस हाफ लिया जाएगा और प्लस दूसरे से माइनस हाफ लिया जाएगा। यू कैन नॉट टेक 2 MJ टू बी इक्वल टू सेम, ओके, क्योंकि ये आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स है। ऑल क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी सेम, तो लास्ट में ये दोनों क्वांटम नंबर को हमें डिफरेंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए MJ 0 आ गया, तो MJ 0 आ गया ना, तो दिस इंप्लाइज दैट J इक्वल टू 0। इस स्टेट के लिए J 0 होगा। अब इसमें तो देखिए दोनों क्वांटम नंबर ऑलरेडी डिफरेंट है, तो इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो इसमें J वैल्यूज जो है ना डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, दिस माइनस दिस टू दिस प्लस दिस, दिस माइनस दिस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर दिस प्लस दिस करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें J के वैल्यू 1 और 2 होंगे, ठीक है। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए कि ये दोनों क्वांटम नंबर इक्वल हो गए हैं, ठीक है ना। दीज टू क्वांटम नंबर्स आर इक्वल, तो हमें मतलब डिफरेंट वैल्यूज हमें लेना पड़ेगा MJ के लिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें, जैसे
एम दोनों के लिए एमजे लिखते हैं अगर हम लोग, तो एमजे का वैल्यू जो इंडिविजुअल एमजे है ना, वो कितना है? एक है +-3/2, ठीक है ना, +-3/2 है, और क्या कहते हैं, एक है यहाँ पे +-1/2, ठीक है। ये एमजे के वैल्यू है। तो अगर हम देखिए कैपिटल एमजे कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हम इसमें एक, मतलब एक के लिए अगर हम +3/2 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो दूसरा का जो हमें लेना पड़ेगा ना, सेकेंड वन के लिए जो हमें लेना होगा, ठीक है ना, वो अब हम 3/2 नहीं ले सकते हैं, वी कैन नॉट टेक 3/2, ठीक है ना। तो हमें या फिर -3/2 भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप देखिए जैसे अगर यहाँ पे आपने 3/2 लिया इसमें, और इससे अगर आप -3/2 ले लेते हो, ठीक है ना, तो बेसिकली क्या होगा, -3/2 आई थिंक ले सकते हैं, है ना, -3/2 वी कैन टेक, है ना। तो एक -3/2 अगर हम लेंगे एमजे का वैल्यू, ठीक है ना, तो मतलब क्वांटम नंबर अलग हो जाएंगे, तो एमजे 0 आ जाएगा, ठीक है ना, तो एमजे इज 0, ठीक है। तो इन इन दैट केस +3/2 नहीं ले सकते हैं, वी कैन नॉट टेक इट टू बी +3/2, ठीक है। क्योंकि एक +3/2 लोगे, दूसरा भी +3/2, तो एमजे इक्वल हो जाएगा, तो एमजे 0 आ जाएगा यहाँ पे। एमजे 0 का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, इसमें J = 0 आ जाएगा। अब जैसे देखिए एमजे दूसरा निकालते हैं, अगर मान लीजिए हमने 3/2 लिया है, तो दूसरा जो हम क्वांटम नंबर इसके लिए एमजे जो चूज करेंगे ना, एक मान लो हमने 3/2 लिया, तो दूसरा हम ले सकते हैं यहाँ पे 1/2, 1/2 ले सकते हैं अगर, तो ये इससे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर जैसे हमने एमजे, अगर हमने इससे 3/2 लिया है, ठीक है ना, तो इससे सेकेंड वन को हम -1/2 भी ले सकते हैं आई थिंक, है ना, -1/2 ले सकते हैं। तो -1/2 अगर लोगे, तो बेसिकली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2, ये 1 आ जाएगा। तो MJ 1 जब आएगा ना, देखो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये आएगी ना, देखो ठीक है, MJ = हम 1 ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है, ठीक है, मेनली हमको देखना है कि क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो जाना चाहिए, क्वांटम नंबर शुड नॉट बिकम इक्वल, ओके। तो अगर हम इसमें MJ 3/2 लेते हैं, ठीक है, और इसमें 3/2 ले लेते हैं, तो ये -3/2 इसमें ले सकते हैं ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, 3/2 हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 3/2 लेते हैं, तो इसमें 1/2 या -1/2, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 अगर हम -1/2 लेते हैं, तो MJ = 1 आ जाएगा, ठीक है। ऑल राइट। इसमें लेकिन कुछ कंफ्यूजन होता है, 1 मिनट को अभी देखते हैं, देखो है ना, MJ = 3/2 लिए, अब MJ अगर हम मान लो लेते हैं, जैसे अच्छा हर बार तो हमने 3/2 अभी लिया है ना, तो MJ अगर 3/2 लेते हैं, तो मतलब ये पॉसिबल वैल्यूज आ रहे थे, ठीक है। अब MJ मान लो हम जैसे नेक्स्ट वैल्यू जो है ना, इसमें 1/2 है, 1/2 अगर लेते हैं, ठीक है ना, इफ यू टेक MJ = 1/2, तो हम यहाँ 1/2 नहीं ले सकते हैं, -1/2 ले सकते हैं, ठीक है ना, -1/2 सेकेंड वन, फर्स्ट के लिए अगर 1/2 ले रहे हैं, तो इसमें -1/2, तो ये 0 आ जाएगा। वही इससे तो वही आएगा, MJ 0 आ रहा है, तो J = 0 कह सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा, अगर MJ = -1/2 लेते हैं, नहीं 1/2 अगर हम लिए हुए हैं, तो इधर से हम क्या बोलते हैं, 3/2 या -3/2 भी ले सकते हैं, है ना, इसमें आई कैन टेक 3/2। तो 3/2 अगर इसमें लोगे, तो ये बेसिकली बन जाएगा, तो 4 2 आ जाएगा, तो ये चीज़ तो यहाँ भी आया था, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे लेते हैं जैसे MJ इज इक्वल टू, अगर हम इसमें लेते हैं 1/2, इसमें 1/2 अलाउड नहीं है, है ना, दिस 1/2 इज नॉट अलाउड, ओके। तो MJ, हम्म MJ अगर हम यहाँ पे 1/2 लिए हुए ना, तो यहाँ पे हम 1/2 नहीं ले सकते हैं, दिस इज नॉट अलाउड एक्चुअली, ठीक है ना, दिस इज नॉट अलाउड। तो मतलब J = यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है ना, 1 नॉट अलाउड होगा, मतलब दिस
दिस इज इक्वल टू वन, मतलब एमजे कैन नॉट बी इक्वल टू वन। यहाँ से देख, क्योंकि ये देखो 1/2 आप ले रहे हो ना, और इसमें भी 1/2 एमजे ले लेंगे, वन आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट कि यहाँ से जो है ना जे इक्वल टू वन अलाउड नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ से ऐसा लग रहा था ना जे इक्वल टू, यहाँ से लग रहा था कि जे इक्वल टू वन हो सकता है, ठीक है ना। मगर यहाँ से वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आप ये जे का वैल्यू है, दिस इज J1 एंड दिस इज J2, तो J1 अगर इतना है, J2 इतना है, तो एमजे का वैल्यू हम कह रहे थे कि ये +-3/2 ये सभी हो सकता है। तो एमजे अगर हम प्लस हाफ लेते हैं ना, देखो यहाँ से प्लस हाफ, तो सेकंड में भी प्लस हाफ हम लेंगे अगर, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन हो जाएगा। यहाँ पे आप प्लस हाफ अगर दोनों में ले लेंगे ना, तो ये वन आ जा रहा है, तो एमजे हम बोल रहे हैं कि वन हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स जे कैन नॉट बी वन, ओके। तो यहां से देखो वही कंक्लूजन निकल रहा है, ठीक है ना, कि जे कैन नॉट बी वन, ओके। तो या फिर यहां से आप कह सकते हो कि जैसे हम जे कैन नॉट बी इक्वल टू थ्री, है ना। क्योंकि हम यहाँ पे 3/2 लिए थे, और वही हम यहाँ पे बोल रहे थे कि प्लस जे कैन नॉट बी इक्वल टू थ्री आ रहा है। जैसे इसमें 3/2 लिया, इसमें भी 3/2 ले लेते हैं प्लस में, तो दोनों क्वांटम नंबर इक्वल हो जाएगा, तो फिर एमजे थ्री आ जाएगा। तो मतलब कंक्लूजन देखो यही निकल रहा है कि जे कैन नॉट बी इक्वल टू वन, जे कैन नॉट बी इक्वल टू थ्री, ठीक है। मतलब वही बात आ जा रही है कि ऑड नंबर इक्वल नहीं हो सकता, जे का वैल्यू जो है ना ऑड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, जैसे यहाँ पे भी हम लोग यही कह रहे थे कि ये हाफ है ना, तो ये इधर हम प्लस हाफ नहीं ले सकते, मतलब जे कैन नॉट, एमजे कैन नॉट बी इक्वल टू वन, एम यहाँ पे एमजे वन नहीं हो सकता, दैट मीन जे कैन नॉट बी वन, ओके, जे जीरो हो सकता है, ठीक है ना। तो यही कंक्लूजन है कि देखो जैसे यहाँ पे जब ये दोनों J1 J2 इक्वल हो जा रहे हैं ना इक्वेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इक्वेलेंट इलेक्ट्रॉन व्हेन J1 J2 आर इक्वल, एक्चुअली हो क्या रहा है कि जैसे हम दोनों के एमजे इक्वल ले रहे हैं ना, तो उस केस में ऑड नंबर्स आने का चांस है, ऑड नंबर आ जा रहे हैं, ठीक है ना। और ऑड नंबर जब आ रहे हैं ना, तो वो बेसिकली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसमें यही कहा जाएगा कि जब दोनों क्वांटम नंबर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना, इक्वेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आपको यहाँ पे जे का वैल्यू जो है ना सिर्फ इवन नंबर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जे का वैल्यू जो अलाउड होगा ना वो जीरो अलाउड होगा, यहाँ पे वन अलाउड नहीं होगा। यहाँ पे जे का वैल्यू दिस माइनस दिस टू दिस प्लस दिस अगर हम करेंगे, तो देखो यहाँ पे दिस माइनस दिस से वन आ जाएगा, और फिर टू आ जाएगा, ठीक है ना। तो दो वैल्यूज यहाँ पे अलाउड होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जे के वैल्यूज जो अलाउड होंगे ना, वो जीरो है अलाउड, और टू अलाउड है, ठीक है ना। वन और थ्री अलाउड नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है बेसिकली, तो यहाँ से आप देखिए कितने, हाउ मेनी स्टेट्स वी गॉट, दो स्टेट यहाँ से मिल रहा है, दो स्टेट यहाँ से, और एक स्टेट यहाँ पे। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम देखिए जेजे कपलिंग कंसीडर कर रहे हैं फॉर 3p2 स्टेट, ये 3p2 स्टेट के लिए अगर हम जेजे कपलिंग कंसीडर कर रहे हैं, तो टोटल यहाँ से दो स्टेट आ रहे हैं, यहाँ से दो और यहाँ से दो, ठीक है। तो इक्वल J1 J2 अगर हो रहा है, तो इक्वल J1 J2 केस में ऑड जे लेने पे जनरली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ऑड जे नहीं लिया जाएगा, इसमें सिर्फ इवन जे लिया जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेट्स जो यहाँ से ऑप्टेन हो रहा है, देखो नंबर ऑफ स्टेट्स दैट इज इक्वल टू 5 आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली आप अगर देखेंगे ना, तो एलएस कपलिंग से भी जो नंबर ऑफ स्टेट्स ऑप्टेन होता है ना, वो भी 5 होता है, आप, ठीक है। वो भी आप एक बार चेक करके देख लो, 3p2 का हम ब्रीफ स्कीम से बताए थे एलएस कपलिंग में कितने नंबर ऑफ स्टेट्स ऑप्टेन होंगे, तो दैट वाज आल्सो इक्वल टू 5, ओके। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया ना। देखो जैसे हम यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, देखो ये फर्स्ट के लिए टोटल एमजे निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट से हमने हाफ लिया, तो दूसरे से हाफ नहीं ले सकते, हाफ लेंगे ना तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन हो जाएगा, सभी क्वांटम नंबर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरे से हमको माइनस हाफ लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो टोटल एमजे जीरो हो जा रहा है, तो जे हम जीरो बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे हाफ लेते ना, तो टोटल एमजे वन आ जाता, तो जे इक्वल टू वन कहते हैं, तो हम कहते हैं कह सकते हैं कि जे इक्वल टू वन यहाँ पे अलाउड नहीं हो रहा है। ये तो ऑलरेडी क्वांटम नंबर डिफरेंट हो गया ना, तो इसमें डायरेक्टली ऐसा कहेंगे कि दिस मतलब दो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, तो दिस माइनस दिस टू दिस प्लस दिस, तो वो दो नंबर्स आ गए, यहाँ पे फिर से इक्वल है। तो वही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो, अगर हम एमजे ऐड करते हैं 3/2, एक में लिया, हम दूसरे में भी 3/2 अगर लेते हैं, तो +3/2 +3/2 थ्री आ जाएगा, लेकिन सभी क्वांटम नंबर पे इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाएगा कि इसमें जो है ना, दोनों एमजे इक्वल टू 3/2 नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि टोटल एमजे थ्री नहीं हो सकता है। टोटल एमजे अगर थ्री नहीं होगा, ठीक है ना, तो इन दैट केस टोटल एमजे थ्री नहीं होगा, तो जे कैन नॉट बी इक्वल टू थ्री, तो मतलब वही जे थ्री नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे जब हम एक एमजे इज, देखिए ये जे का वैल्यू है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ जे, तो जे के कोरस्पॉन्डिंग एमजे प्लस हाफ माइनस हाफ भी आ सकता है। तो जब हम एमजे प्लस हाफ ले रहे हैं, व्हेन वी आर टेकिंग एमजे इक्वल टू प्लस हाफ, ठीक है ना, एमजे प्लस हाफ हम ले रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा एमजे भी प्लस हाफ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दूसरा एमजे प्लस हाफ लोगे ना, तो सभी क्वांटम नंबर फिर से इक्वल हो जाएंगे, तो मतलब एमजे
कैन नॉट बी इक्वल टू वन, एमजे कैन नॉट बी इक्वल टू वन आ रहा है, तो इसका मतलब जे कैन नॉट बी इक्वल टू वन। तो यहां से कंक्लूजन निकल रहा है कि जे कैन नॉट बी इक्वल टू वन। ओके, तो इसीलिए जे वन नहीं हो सकता है, तो ये यहाँ वन नहीं हो सकता, तो ये वाला भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो वही बात अल्टीमेटली आ रहा है कि इसमें इक्वल जे वन जे टू होने पे हम इवन जे ही कंसीडर करेंगे, सिर्फ ऑड जे कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज ऑड जे कंसीडर करने से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑल राइट, तो ये जे के कुछ जे स्टेट्स बन गए, ठीक है ना। तो इसमें देखो, अब कुछ स्टेट जैसे 5 स्टेट्स बन गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 5 स्टेट्स बने, ठीक है, तो अगर हम इसमें क्या बोलते हैं, ये ट्रांजिशंस की बात करते हैं, ट्रांजिशन जैसे 5 स्टेट्स इसके बन रहे हैं, ठीक है, फिर ग्राउंड स्टेट का हम 5 स्टेट्स कंसीडर करेंगे। तो इसमें जो सिलेक्ट जैसे जे के वैल्यूज निकल रहे हैं ना, तो इस पे मतलब अल्टीमेटली जो फाइनल स्टेट बनेगा ना, दैट विल बी स्पेसिफाइड बाय दीज क्वांटम नंबर्स, जे क्वांटम नंबर से स्पेसिफाई होगा। तो ये ध्यान रखना है कि फाइनल स्टेट्स ऑब्टेन्ड बाय एलएस कपलिंग, सॉरी जेजे कपलिंग, ठीक है, जेजे कपलिंग आर स्पेसिफाइड बाय आर, ठीक है। तो फाइनल स्टेट्स ऑब्टेन्ड बाय जेजे कपलिंग आर स्पेसिफाइड बाय क्वांटम नंबर जे, ठीक है। सो फाइनल स्टेट्स ऑब्टेन्ड बाय जेजे कपलिंग आर स्पेसिफाइड बाय क्वांटम नंबर जे, ठीक है। फाइनल स्टेट्स ऑब्टेन्ड बाय जेजे कपलिंग आर स्पेसिफाइड बाय क्वांटम नंबर जे, ठीक है। सो सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल, ठीक है, फॉर ट्रांजिशन, ठीक है, ऐसे लिखो फॉर ट्रांजिशन इज, सिलेक्शन रूल जो ट्रांजिशन के लिए होगा ना, वो डेल्टा जे इज इक्वल टू, ये ऐसा हो जाएगा 0 और +-1। जो पहले था ना, एलएस कपलिंग में भी तो ऐसे ही था, ठीक है ना। एलएस कपलिंग में था ना कि ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल यही था, डेल्टा जे इक्वल टू 0, क्योंकि एलएस कपलिंग में भी जो स्टेट्स फाइनली स्पेसिफाई हो रहे थे ना, वो जे क्वांटम नंबर से स्पेसिफाई हो रहे थे। ओके, तो इसीलिए इसमें भी सिलेक्शन रूल इसी तरह से होगा, ठीक है। तो ये हो गया जेजे कपलिंग, ठीक है। तो हम लोग देखो एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग, और क्या बोलते हैं, जीमैन इफेक्ट, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। ओके, अब देखो थोड़ा सा मुझे ध्यान में आया, हम कल बोले थे कि बस यही यही तक है, लेकिन एक एक दो चीजें छूट रही थी, ठीक है। जैसे एक हाइपर फाइन स्प्लिटिंग का कभी कभी एक दो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हाइपर फाइन स्प्लिटिंग हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, ठीक है। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग जो है ना, इट अकर्स ड्यू टू, देखो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग के बारे में मतलब पता चला बेसिकली जब, और कह सकते हो सेंसिटिव स्पेक्ट्रोमीटर बनाए गए, ठीक है ना। जैसे ऐसा होता है ना कि हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि जैसे कोई भी स्टेट है, जैसे हम लोगों ने देखा 3p1 है, ठीक है। 3p1 में जब हम लोगों ने एलएस कपलिंग कंसीडर किए, तो आप देखें कि दो स्टेट में ये ब्रेक हो गया, और 3s1 जो है, 3s1 ये किसी स्टेट में ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। अब इससे हमने देखा कि दो ट्रांजिशन हो रहे हैं, ठीक है ना, देर आर टू ट्रांजिशंस, ठीक है। सोडियम की बात अगर हम करें, तो सोडियम का 3p1 स्टेट एलएस कपलिंग की वजह से ये एलएस कपलिंग है, ठीक है ना, दिस इज एलएस कपलिंग। इसमें एलएस कपलिंग से कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखो देखने में लग रहा है कि जैसे ये एक सिंगल स्टेट है, ठीक है ना, सॉरी सिंगल लाइन है, ये भी एक सिंगल लाइन है, यहां से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है। बट इसको डिटेल में जब एनालाइज किया गया, मतलब हाई थोड़ा स्पेक्ट्रोमीटर की कह सकते हो रिजोल्यूशन, बेटर रिजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया, तो देखा गया कि ये जो सिंगल लाइन जैसा हमको अभी दिख रहा है ना, इट ऑल्सो कंटेन्स मल्टीपल लाइन्स। दिस सिंगल लाइन में बहुत क्लोजली स्पेस्ड मल्टीपल लाइन्स हैं, तो उसी को हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कहते हैं।
ठीक है। तो एलएस कपलिंग से जो मतलब लाइंस मिल रहे थे वो लाइंस भी मतलब कंटेन करते हैं, मतलब इसके अंदर भी और छोटे मतलब फाइन लाइंस प्रेजेंट है। वो फाइन लाइंस क्यों प्रेजेंट होते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है हाइपर फाइन स्प्लिटिंग से, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो हाई रिजोल्यूशन, ऐसे कह सकते हो, हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर्स रिवील दैट, ठीक है, दैट spectral lines spectral lines obtained due to LS coupling, ठीक है, contain some closely, मतलब या ऐसे लिख दो, each spectral line, each यहाँ पे each spectral line, यहाँ लाइन कर देते हैं, ठीक है ना, each spectral line obtained due to LS coupling contains some closely spaced lines, ठीक है। इसमें कुछ क्लोजली स्पेस्ड लाइंस होते हैं, ठीक है। तो तो दिस अकरेंस या दिस इज नोन एज, ऐसे लिख दो, दिस इज नोन एज हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। इसी को हम लोग हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कहते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, ठीक है। तो आप कह सकते हो इट अकर्स ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ, ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ टोटल या एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम J of electron with spin angular momentum, spin angular, एंगुलर है ये, एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग आई लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो स्प्लिटिंग हो रहा है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इंट्रैक्शन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्ट्स विद द एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो हाइपर फाइन का जो हैमिल्टोनियन टर्म लिखा जाता है ना, ये एच हाइपर फाइन अगर हम लिखें यहाँ पे हाइपर फाइन, तो इसको कुछ ऐसे लिख दिया जाता है, यहाँ पे सम कांस्टेंट दिया जाएगा, मान लो कांस्टेंट ए है, ठीक है ना। तो इसे जे डॉट आई लिखा जाता है, जे डॉट आई। तो यहाँ पे जे प्लस आई जो है ना, हम लोग डिफाइन करते हैं जे प्लस आई, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है, ये न्यूक्लियस का है, एंगुलर मोमेंटम दोनों ऐड होकर के एक नया क्वांटम नंबर एफ देते हैं, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप जे डॉट दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा जे स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, ये ऑपरेटर है, ठीक है ना, और प्लस 2 J डॉट आई, ठीक है, इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, ऐसा ही ऑपरेटर हो गया। तो यहां से जे डॉट आई का वैल्यू होगा, देखो जे डॉट आई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इसीलिए एनर्जी जो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग की वजह से जो एनर्जी टर्म इंट्रोड्यूस होगा, दैट विल बी इक्वल टू, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो अभी तो ये क्वांटम नंबर में लिखा हुआ है ना, सॉरी ऑपरेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका क्वांटम नंबर निकालोगे ना, मतलब एनर्जी, तो ये ऐसा हो जाएगा एच बार स्क्वायर, ठीक है ना, और डिवाइड बाई ये 2 हो गया, और यहाँ पे ए है। और फिर यहाँ पे जो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ये एफ इंटू एफ प्लस वन हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा लगेगा, जे स्क्वायर का आइगन वैल्यू हम लोग लिख देते हैं जे इंटू जे प्लस वन
और माइनस आई इंटू आई प्लस वन। ठीक है। तो अब देखो फाइनल स्टेट जो है ना, फाइनल स्टेट इज स्पेसिफाइड बाय, फाइनल स्टेट इज स्पेसिफाइड बाय, फाइनल स्टेट इज स्पेसिफाइड बाय एफ। ठीक है। तो इसीलिए फिर जैसे फाइनल स्टेट जब जे से एल एस कपलिंग में स्पेसिफाई होता था ना, तो सिलेक्शन रूल जो आएगा ना यहाँ पे देखो, सिलेक्शन रूल ये फिर उसी तरह से हो जाएगा, डेल्टा एफ। जैसे डेल्टा जे पे एल एस कपलिंग में था सिलेक्शन रूल, वैसे ही होगा डेल्टा एफ, जीरो और प्लस माइनस वन। ठीक है ना। तो दिस इज द सिलेक्शन रूल। ओके। तो उसमें भी देखो एल एस कपलिंग में भी आप लोग को बताया गया था कि जैसे डेल्टा जे उसमें भी ऐसे ही बोला गया था कि डेल्टा जे जो है ना जैसे जीरो है, तो डेल्टा जे जीरो मतलब ऐसा है कि जीरो माइनस जीरो भी करोगे तो जीरो होता है। ठीक है ना। तो उसमें भी बोला गया था जे इक्वल टू जे इक्वल टू जीरो ट्रांजिशन नहीं होगा, इसमें भी ऐसी होगा, एफ इक्वल टू जीरो से एफ इक्वल टू जीरो में जो ट्रांजिशन है ना वो अलाउड नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये इसका सिलेक्शन रूल है। ठीक है। तो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग में अगर कभी देखिए एनर्जी टर्म वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना है, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग की वजह से जो एनर्जी का टर्म आ रहा है दैट इज इक्वल टू दिस मच। ये ए नीचे यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना। ये पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। ठीक है। तो आंसर इसका हाइपर फाइन स्प्लिटिंग में एनर्जी के टर्म्स यही होंगे। ठीक है। ठीक है। तो अगर इसमें देखिए ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब देखने में उसी तरह से लग रहा है, इट लुक्स सिमिलर टू एलएस कपलिंग। ठीक है। तो एलएस कपलिंग में जिस तरह से हम लोग नंबर ऑफ लाइंस वगैरह निकाल रहे थे, सब कुछ वैसे ही निकलेगा। ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन कम पूछा गया है, बट एक या दो बार क्वेश्चन आया है इसमें। ठीक है ना। देखो अभी हम क्वेश्चन शो कर रहे हैं। ठीक है। हाँ देखो ये है क्वेश्चन, अभी देखा। तो ये है 2020 में पूछा गया नेट के एग्जाम में, नेट जून 2020 का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ वी टेक न्यूक्लियर स्पिन आई इनटू अकाउंट द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज, देखो एल प्लस एस जे अभी हम लोग लिख रहे थे ना, वही लिखा हुआ है, एल प्लस एस लिखा हुआ है जे की जगह पे, वेयर एल इज, एल एंड एस आर ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैमिल्टोनियन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। हैमिल्टोनियन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज करेक्टेड बाय द एडिशनल इंट्रैक्शन। देखो ये टर्म है, यहाँ पे थोड़ा डॉट लिखा होगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। मतलब यहाँ पे हम जो अभी आई डॉट जे लिखे थे ना, वो जो है ना आई डॉट एल प्लस एस लिखा हुआ है, समझ जाओगे जे लिखा हुआ है ये। ठीक है ना। वेर लेमडा इज ग्रेटर देन जीरो, द टोटल एंगुलर मोमेंटम एफ। ठीक है ना। ऑफ द पी ऑर्बिटल स्टेट विथ लोवेस्ट एनर्जी।
एफ का वैल्यू बताना है हमें लोवेस्ट एनर्जी के लिए, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें किसके लिए क्वेश्चन है, देखो इफ वी कंसीडर तो एक ऑन टोटल हाइड्रोजन एटम है ये, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम का डिस्कशन है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन एटम के बारे में लोवेस्ट एनर्जी वगैरह बोला गया ना, तो ग्राउंड स्टेट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। सो लेट अस कंसीडर ग्राउंड स्टेट। तो बोला जा रहा है एफ का क्या वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम एफ ऑफ द नहीं नहीं ऑफ द पी ऑर्बिटल स्टेट, पी अच्छा पी ऑर्बिटल के लिए बोला गया, पी ऑर्बिटल स्टेट विथ लोवेस्ट एनर्जी, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल को कंसीडर करना है हाइड्रोजन एटम में, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन सब कुछ ऐसा ही है। एक मिनट, ये कैसे हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है देखो, नेट जून 2020 का। इसमें क्या है कि ऐसा है कि हाइड्रोजन एटम का डिस्कशन है, पी ऑर्बिटल का डिस्कशन है, पी ऑर्बिटल। अब आई बोला गया इसमें न्यूक्लियर स्पिन है, आई इज इक्वल टू न्यूक्लियर स्पिन। देखो हाइड्रोजन एटम में तो हम जानते हैं ना कि बस एक ही प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, तो इसका स्पिन जो है ना 1/2 हो जाएगा। पी ऑर्बिटल है तो एल इक्वल टू जो है ना इसमें 1 हो जाएगा, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एस हाफ होगा। देर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो एस तो हाफ होगा ही। ठीक है, तो ये है सिचुएशन। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि अगर हम इससे जे निकालते हैं, जे, इससे जे तो हमारा निकलेगा ऐसा एल प्लस एस है ना। तो मतलब एल प्लस एस करेंगे तो 3/2 भी निकल सकता है और 1/2 भी निकल सकता है, ठीक है। तो अब आई जे का ये वैल्यू है, और ये तो एफ का वैल्यू निकालोगे ना, तो एफ इज इक्वल टू जैसे हमने बताया ना, एफ इक्वल टू ऐसे लिखा गया है जे प्लस आई। तो मतलब एफ क्वांटम नंबर की बात करेंगे ना, तो ये एफ इज इक्वल टू हो जाएगा जे माइनस आई टू जे प्लस आई, जे प्लस आई ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, जे प्लस आई। तो यहां से देखिए एफ का जो वैल्यू निकलेगा, अगर हम जे का ये वैल्यू यूज करें और आई का ये यूज करेंगे, तो 3/2 से 1/2, 3/2 करोगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर मतलब दिस प्लस दिस करेंगे तो 2 आएगा, और दिस माइनस दिस करेंगे ना तो 1 आ जाएगा। और दिस माइनस दिस करेंगे ना, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और दिस प्लस दिस करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो मतलब एक 1 भी आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम जे इक्वल टू देखो 3/2 यूज करते हैं, सॉरी, जे इक्वल टू 3/2 और आई इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो एफ का वैल्यू जो आ रहा है ना वो 2 और 1 आ सकता है, दिस माइनस दिस टू दिस प्लस दिस। और जे इक्वल टू अगर हम 1/2 यूज करते हैं, और आई इज इक्वल टू जो है ना ये भी 1/2 यूज करते हैं, ठीक है ना, 1/2। तो इसमें एफ का वैल्यू जो आ रहा है ना, इन दैट केस ये 0 और 1 आ रहा है, ठीक है ना, दिस प्लस दिस और दिस माइनस दिस से, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब हमें बताना है, देखो इसमें हैमिल्टोनियन जो दिया हुआ है ना वो ऐसे लिखा हुआ है, आई डॉट एल प्लस एस ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे ना, लेमडा आई डॉट और एल प्लस एस ही हमारा जे बन जाएगा, दैट इज जे, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां से कि आई ये जे आ गया, एल प्लस एस इज जे, इज दैट ओके। सो नाउ यू सी कि हम इससे एनर्जी जब निकालते हैं ना, एनर्जी इज इक्वल टू, तो लेमडा और ये h⁻² बाई 2 अभी हम लोग लिखे थे ना एनर्जी, आई प्लस जैसे एफ बन जाएगा, तो यहाँ पे एफ इंटू एफ प्लस वन होता है, और माइनस आई इंटू आई प्लस वन, ठीक है ना, और माइनस जे इंटू जे प्लस वन, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल गया। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे आई और जे हम ऑब्वियसली इसमें ऐसा है ना कि आई का वैल्यू, अगर हम जैसे जे का वैल्यू, आई का वैल्यू दोनों में सेम है, ठीक है ना। जे का वैल्यू अगर हम लार्ज पुट करेंगे, इसमें जे का वैल्यू लार्ज पुट करते हैं, तो मतलब एनर्जी थोड़ा लो होने का चांस है। लेकिन जे जब लार्ज करेंगे ना तो एफ भी तो लार्ज हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे हम आई का वैल्यू देखो कम पुट करते हैं, जैसे जे का वैल्यू कम पुट करते हैं, तो एफ भी जो है ना कम हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इसमें जो है ना एक बार चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसा हो सकता है कि मतलब लोएस्ट एनर्जी, देखिए कि ऐसा हो सकता है ना कि जैसे हम जे हाईएस्ट पुट करें और एफ को लोएस्ट पुट करें, ये मतलब एफ को लोएस्ट पुट करें क्योंकि एफ पॉजिटिव है और जे नेगेटिव है। तो एक बार इसके लिए हम देखते हैं, जैसे जे इक्वल टू मान लो हमने पुट किया 3/2,
और और एफ इक्वल टू 1 लेकर के देखते हैं। आई तो 1/2 है ही है। तो इस केस में एनर्जी जो निकलेगा ना, देखिए आप 3/2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये 15/4 हो जाएगा। और आई जो है ना हमारा 1/2 है, तो ये बन जाएगा 3/4। तो 15 और 3 मतलब 18/4 हो जाएगा। और ठीक है, तो 15 माइनस, हाँ ये 18/4 हो गया, तो मतलब 9/2 हो गया ये, ठीक है ना। और इधर से आ जाएगा एफ का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी 2। यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9/2 था, तो इधर से एलसीएम वगैरह ले लोगे तो -5/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ से आंसर जो आ रहा है ना, वो इस केस में ई का वैल्यू जो आ रहा है -λ h⁻², और ये 5/4 आ रहा है, इतना आ रहा है। लेकिन अगर हम ये लेते हैं, देखो जे इक्वल टू 1/2 लेते हैं और एफ इक्वल टू 0 लेते हैं, इस केस में देखिए एफ 0 ले लोगे ना, तो ये एनर्जी जो आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, ये λ h⁻²/2 मल्टीप्लाइड बाई इसको तो 0 कर दिया हमने। अब यहाँ पे जे का वैल्यू 1/2 है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए कि यहाँ से 3/4 निकलेगा और यहाँ से भी 3/4 निकलेगा। तो ये दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, तो -3/2 हो जाएगा। एक मिनट, ये दोनों तो इक्वल नहीं, जे कितना है, हाफ है ना। ठीक है, तो जे हाफ है, तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से आ जा रहा है -3/2। ठीक है, तो इससे आ रहा है हमारा आंसर माइनस, ये 0 हो गया, -3/4, 3/4 -3/2 हो जाएगा। हाँ, तो -3 λ h⁻² और डिवाइड बाई 4 आ रहा है। तो समझ में आ रहा है सभी को। देखो इसमें एक बार कैलकुलेशन देख लोगे कि इसमें जे हमने आई की वैल्यू तो दोनों में 1/2 है, तो जे हमने यहाँ पे पुट किया है 3/2 इसमें। ओके, और एफ का वैल्यू हमने 1 पुट किया है यहाँ पे। देखो एफ के दो वैल्यूज थे ना, जे इक्वल टू 3/2 में, तो लोअर वैल्यू पुट किया, सो दैट वी कैन गेट लोअर एनर्जी। ठीक है, और ये जब हमने पुट किया जे इक्वल टू 1/2 हियर, ठीक है, जे इक्वल टू 1/2 और एफ का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें देखिए ये एनर्जी मिल रहा है। तो ऑब्वियसली लोअर एनर्जी इसमें आ रहा है, एफ इक्वल टू 1 स्टेट के लिए, है ना। तो एफ इक्वल टू 1 के लिए लोअर एनर्जी आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यही कह देंगे कि एफ इक्वल टू जो है ना, एफ इक्वल टू 1, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसमें देख लोगे तुम लोग आंसर क्या दिया हुआ है, तुम लोग के असाइनमेंट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखोगे जरा असाइनमेंट एक बार। असाइनमेंट में शायद ये नहीं दिया हुआ है। Hyperfine- अच्छा हाँ, दिया हुआ है। थोड़ा है। दिखा दीजिए। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन थोड़ा दिखा ये दीजिए। हार्ड कॉपी में दिया हुआ है, हार्ड कॉपी में लास्ट क्वेश्चन है, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग का जो है ना, लास्ट क्वेश्चन है ये, 27 का भी, हाँ ठीक है, 1 आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये ये क्वेश्चन इसमें भी है, ये तो हम ओरिजिनल पेपर से निकाले थे क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आप लोग के असाइनमेंट में है। आप देखो एक पेज नंबर जो है ना, पेज नंबर 136 पे है, ठीक है। पेज नंबर 136 पे क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, तो बस यही है, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग का क्वेश्चन अगर आता है तो इससे हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चन जैसा कि हम बताएं कि एलिस कपलिंग, जीमैन इफेक्ट, इन सभी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बट समटाइम्स क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हाइपर फाइन स्प्लिटिंग एटसेट्रा आल्सो, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बस यही थे इसमें, तो थोड़ा एक दो कॉन्सेप्ट देखो हम और बताते हैं आप लोगों को, उसके बाद फिर जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो सिलेबस में देखोगे ना, तो स्टार्क इफेक्ट भी लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन स्टार्क इफेक्ट से बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा देखो ब्रीफली हम डिस्कस कर देते हैं स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट, तो स्टार्क इफेक्ट बेसिकली कह सकते हो मॉडिफिकेशन को, या तो ऐसे लिखते हैं शिफ्टिंग, एक मिनट रुको। स्टार्क इफेक्ट क्या है? शिफ्टिंग और स्प्लिटिंग ऑफ, शिफ्टिंग और स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम, ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ, कभी कभी शिफ्टिंग होती है सिर्फ, ठीक है ना, समटाइम्स देयर कैन बी splitting also. So due to presence of electric field, ठीक है, is known as स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, सो दैट इज द स्टार्क इफेक्ट। तो शिफ्टिंग, कभी कभी शिफ्टिंग होता है और समटाइम्स देयर कैन बी स्प्लिटिंग ऑल्सो। ठीक है, सो दैट इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो स्टार्क इफेक्ट को देखिए हम क्लासिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टार्क इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक लीनियर स्टार्क इफेक्ट होता है और एक क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है ना। तो लीनियर देखो, टाइप्स टाइप्स ऑफ स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो देर इज समथिंग कॉल्ड लीनियर, सॉरी ऐसे लिख देते हैं। फर्स्ट है लीनियर स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो लीनियर स्टार्क इफेक्ट जो है ना, ये आप सिर्फ क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे डिजेनरेट स्टेट्स के लिए अकर करता है, ये नॉन डिजेनरेट के लिए अकर नहीं करता है, ठीक है ना। इट इट कैन बी एक्सप्लेन्ड क्वांटम मैकेनिकली ओनली, ओनली ऐसे लिख दो, बाय क्वांटम मैकेनिक्स, कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय क्वांटम मैकेनिक्स। हम इसे सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना है कि इट अकर्स फॉर डीजेनरेट स्टेट्स। इट अकर्स फॉर डीजेनरेट स्टेट्स ओनली, मतलब इसमें क्या होता है कि एनर्जी में जो शिफ्ट होता है ना, एनर्जी शिफ्ट, दैट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। डीजेनरेट स्टेट्स के लिए सिर्फ अकर करता है, मतलब ऐसे स्टेट्स के लिए जिसमें स्पेशल डीजेनरेसी, डीजेनरेट स्टेट्स मतलब हो गया कि इसमें स्पेशल डीजन, स्पिन वाली बात नहीं है, यहाँ पे स्पिन का रोल नहीं होता है इसमें, स्पेशल डीजेनरेसी होना चाहिए, ठीक है ना, स्पेशल डीजेनरेसी, देयर शुड बी स्पेशल डीजेनरेसी, ठीक है ना। सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। तो क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट ध्यान रखोगे, इट इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बोथ क्लासिकली एंड क्लासिकली एंड क्वांटम मैकेनिकली। हम इसे क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्लेन बोथ क्लासिकली एंड क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है। ठीक है, तो मतलब इसमें क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट में क्या होता है, एनर्जी जो शिफ्ट होता है ना, एनर्जी शिफ्ट दैट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। सो क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट में यही होता है, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बोथ क्लासिकली एंड क्वांटम मैकेनिकली, और एनर्जी शिफ्ट जो आ रहा है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। ओके, सो दैट इज द स्टार इफेक्ट। ओके, तो थोड़ा इसे समझते हैं कि कैसे बेसिकली ये, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि लीनियर स्टार, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई स्टेट दिया हुआ हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तो हम रफली बता ही दिए हैं, ठीक है ना, कि जैसे कोई भी स्टेट दिया हुआ है उसमें पूछा जा सकता है कि इसमें लीनियर स्टार इफेक्ट होगा या क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो अगर डिजेनरेट स्टेट आपको दिखता है, ठीक है ना, तो आप समझ जाओगे कि उसमें लीनियर स्टार इफेक्ट होगा। और अगर नॉन डिजेनरेट स्टेट है
तो उसमें क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए ऐसा बोला जाता है कि सपोज हाइड्रोजन एटम इज इन सपोज ग्राउंड स्टेट 1s1। तो एस ऑर्बिटल में आप जानते हो कि एल इक्वल टू जीरो होता है, तो इसका कोई एम वैल्यूज नहीं है, देर इज नो एम डिजेनरेसी, स्पेशल डिजेनरेसी होनी चाहिए। तो स्पेशल डिजेनरेसी इसमें नहीं है ना, ठीक है। तो समझ लीजिए कि इसमें लीनियर स्टार इफेक्ट नहीं होगा बल्कि क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है ना। इसमें बोला गया ना, देखो लीनियर स्टार इफेक्ट जो है ना वो अकर करता है, इट अकर्स फॉर डिजेनरेट स्टेट्स ओनली, ठीक है। तो ग्राउंड हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट shows quadratic star effect only, बट हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया, जैसे हाइड्रोजन एटम मान लो 1p स्टेट में है, तो 1p स्टेट में आप देखिए कि एल इक्वल टू 1 है। तो एम एल वैल्यूज जो होते हैं ना, जैसे एम एल इक्वल टू 1, सॉरी एम एल इक्वल टू 1, एम एल इक्वल टू 0, एम एल इक्वल टू -1, उन सबकी भी एनर्जी सेम ही होती है, ठीक है ना। सो दैट इज ए डिजेनरेट स्टेट एक्चुअली, ठीक है। तो उस केस में फिर आप कह सकते हो कि इसमें डिजेनेसी होगी, देयर विल बी, सॉरी देयर विल बी क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट, ऑल राइट। तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन एटम में 1p, सॉरी हम थोड़ा सा गलती से 1p लिख दिए, ऐसा होता है ना, n इक्वल टू जैसे मान लो 1 है, तो पी का एल जो होता है ना, वो एल ऐसा होता है ना कि 1 से स्टार्ट होकर के n-1 तक होता है, ठीक है ना। तो जब n इक्वल टू 1 होगा तो एल तो जीरो होता है ना, एल तो जीरो ही होता है, इसमें पी नहीं होता है। n इक्वल टू जब 2 होगा ना, n इक्वल टू 2, तो उसमें फिर क्या होता है, एल जो है जीरो भी हो सकता है और एल इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तो एल इक्वल टू जीरो भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम जैसे n इक्वल टू 1 स्टेट में है तो इसमें एल जीरो है, अब एम एल के भी कोई वैल्यू नहीं होगा इसमें। n इक्वल टू 2 स्टेट में अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो इसमें एल का जीरो वैल्यू भी है, 1 भी है, और ये एल इक्वल टू जीरो और 1 ऐसे ही दो डिजेनरेट स्टेट तो हो ही गए, लेकिन एल इक्वल टू 1 में भी फिर एम एल के 3 वैल्यूज होंगे, तो देयर विल बी 4 डिजेनरेट स्टेट हियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिजेनरेसी है ना, तो यहाँ पे लीनियर स्टार इफेक्ट आएगा, ठीक है। इस केस में लीनियर स्टार इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलो हम इसको लिख देते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है ना। देखो हाइड्रोजन एटम, अगर हम जैसे एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, n इक्वल टू 1 स्टेट अगर हम कंसीडर करते हैं, तो इसमें आप देख रहे हो कि l इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, ओनली 1 स्टेट है। कहने का मतलब है कि ओनली 1 स्टेट, मतलब नो डिजेनरेसी, इसमें कोई डिजेनरेसी नहीं है, ठीक है, देर इज नो डिजेनरेसी। अब डिजेनरेसी नहीं है ना, तो इसमें सिर्फ ध्यान रखोगे देयर फॉर लीनियर स्टार्क इफेक्ट, लीनियर स्टार्क इफेक्ट। लीनियर स्टार्क इफेक्ट का मतलब हो गया कि इसमें जो एनर्जी शिफ्ट ऑब्जर्व होता है ना, वो एनर्जी शिफ्ट प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होगा, ठीक है ना। सो लीनियर स्टार्क इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड फॉर सच स्टेट, और दिस स्टेट ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लो हाइड्रोजन एटम में ही हम n इक्वल टू 2 लेते हैं, n इक्वल टू 2, तो इसमें देखिए l इक्वल टू 0 भी हो सकता है, l इक्वल टू 1 भी हो सकता है। अब इसमें ml के वैल्यूज जो है ना वो हो जाएंगे 1, 0 और -1, मतलब इससे 3 स्टेट्स आ जाएगा, ठीक है ना, और इस वाले केस से एक स्टेट आएगा, ठीक है ना, 4 स्टेट। मतलब यहाँ पे ml का वैल्यू 0 आ रहा है ना, ये ml, इसमें ml 0 हो जाएगा सिर्फ, ठीक है ना। तो देर आर 4 ml वैल्यूज, 4 डिजेनरेट स्टेट आएगा, 4। सर सर फर्स्ट वाले केस में क्वाड्रेटिक स्टार के इफेक्ट होगा ना? अच्छा फर्स्ट वाले में, हाँ सही कह रहे हो, क्वाड्रेटिक होगा। लीनियर डिजेनरेट में बोले थे ना, ठीक है, फर्स्ट वाले में क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। ये लिखवाया गया था ना यहाँ पे, क्वाड्रेटिक, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड, हाँ, बाई बोथ, और ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखे थे, इसमें अच्छा इसमें हम लिखे थे इट अकर्स फॉर डिजेनरेट स्टेट्स ओनली, लीनियर स्टार इफेक्ट, ठीक है ना। और इसमें एनर्जी शिफ्ट इज प्रोपोर्शनल टू, क्वाड्रेटिक में ये होता है, और हम ये लिख रहे थे कि इट अकर्स फॉर नॉन डिजेनरेट स्टेट, है ना। इट, इसमें लिखे नहीं थे हम, ठीक है ना, इट अकर्स, ये लिख लोगे फॉर नॉन डिजेनरेट स्टेट, ठीक है।
तो इसमें क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट आ रहा है, और ये डिजेनरेट स्टेट है, फोर डिजेनरेसी है, फोर डिजेनरेट, ठीक है, फोर डिजेनरेट स्टेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फोर डिजेनरेट स्टेट्स है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं देर आर फोर डिजेनरेट स्टेट्स, सो देयर फॉर फोर फोल्ड डिजेनरेसी है यहाँ पे, फोर फोल्ड डिजेनरेसी, ठीक है ना। तो इसमें लीनियर स्टार इफेक्ट अकर करेगा, ठीक है ना। देयर फॉर ऐसे लिख दो, लीनियर स्टार्क इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड फॉर दिस केस। तो लीनियर स्टार इफेक्ट ऑब्जर्व होगा इस केस के लिए, therefore लीनियर स्टार इफेक्ट इज ऑब्जर्व फॉर दिस केस, ठीक है ना। ठीक है, तो दैट्स द पॉइंट, ओके। अब हम लोग देखो नेक्स्ट, तो इसी इसका जो है ना थोड़ा सा हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, ओके। तो अच्छा, दूसरी चीज आप ये ध्यान रखोगे कि जो मतलब डिजेनरेट स्टेट होता है ना, तो इसमें स्प्लिटिंग अकर करता है, मतलब सिंगल लेवल विल स्प्लिट इनटू टू लेवल और थ्री लेवल, ठीक है ना। तो स्प्लिटिंग अकर्स इन दिस केस, स्प्लिटिंग अकर्स, ठीक है ना। अब ये तो एक सिंगल स्टेट ही है, तो इसमें क्या होगा कि एनर्जी ऐड होगा तो थोड़ा स्टेट ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें शिफ्टिंग अकर करता है, ठीक है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं शिफ्टिंग अकर्स में एनर्जी लेवल बस शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। दो लेवल में ये मतलब ऐसा नहीं कि सिंगल लेवल जो है ना दो लेवल में स्प्लिट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। एनर्जी शिफ्ट होता है जस्ट, ठीक है, थोड़ा हायर हो गया, ठीक है, इस तरह से होगा। इसमें ऐसा होगा कि शिफ्टिंग अकर करता है, सॉरी स्प्लिटिंग अकर करता है, ठीक है। ऑल राइट, तो अगर हम लोग देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्टार्क इफेक्ट और हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी में मतलब हमने बताया ना, ये क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, जैसे इसमें देखो लिखा गया था ना यहाँ पे अभी कि क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बोथ क्लासिकली एंड क्वांटम मैकेनिकली। तो हम लोग हाइड्रोजन एटम कंसीडर करें, इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट कंसीडर करेंगे, ऐसे कि मान लेंगे कि ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना। और ये जो हमने बनाया ना, दिस इज सपोज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये, ठीक है। और बीच में यहाँ पे प्रोटॉन है, ये प्लस है, प्लस चार्ज है, ठीक है ना। या मान लो हाइड्रोजन लाइक एटम होगा ना, तो यहाँ प्लस चार्ज जेड ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है, इक्वल टू जीरो है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, तो देखो ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इधर अप्लाई करते हैं ऐसा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर अप्लाई कर दिया, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर हो जाएगा, और ये जो न्यूक्लियस है ना उस पर फोर्स इधर लगेगा, तो ये थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा ऐसे जेडी, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी हैव। तो न्यूक्लियस के ऊपर फोर्स इधर लगेगा, तो इसके ये थोड़ा इधर शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा ये, इस तरह से। तो ये सेंटर से थोड़ा कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये मान लो डिस्प्लेस हो गया आर नॉट डिस्टेंस, ठीक है, या आर डिस्टेंस, मान लो कुछ भी बोल देते हैं, आर डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया, इसका रेडियस अपना जो है ना कैपिटल आर है, ठीक है। तो हम लोग इस सिस्टम का जो है ना पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, जैसे, ठीक है, इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, ठीक है। तो कैन एनीवन टेल व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? अगर क्लासिकली देखो एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो क्लास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिख रहे हैं, ठीक है। तो कैन एनीवन टेल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के टर्म में इसको पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं ना इस तरह से, देखो वी ऑफ आर ऐसे लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी यू से लिखना चाहते हो तो यू से लिख दो ऐसे करके, यू ऑफ आर,
कोई बता सकते हो क्या आएगा? Z² by 4 pi epsilon naught r। यू ऑफ आर, ठीक है ना। देखो इसमें ऐसा नहीं होगा। ये एक्चुअली ऐसा होता है ना कि 2 पॉइंट चार्जेस जब होते हैं, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेशन पे, ये चार्ज Q1 है और ये Q2 है। तो ऐसा होता है ना, Q1 × Q2 अपॉन 4 pi epsilon naught r। ये तभी लगता है ना जब दोनों चार्ज मतलब एक दूसरे के बाहर, मतलब स्फेयर में भी लग जाता है ये, लेकिन जो दूसरा चार्ज है ना वो स्फेयर के बाहर होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगता है। स्फेयर के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट चला जाता है ना तो ये नहीं लगता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो ऐसा होगा, बेसिकली आप इसको इसका ईएमटी में ये चीज बताया जाता है, ठीक है ना। इसमें पहले क्या करना होगा कि ये चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, उसका पोटेंशियल लिखना होगा, और उसको तो पोटेंशियल वो लिखेंगे और ZE से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये पोटेंशियल लिखना होगा इसका R डिस्टेंस पे, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ना उसकी वजह से एक टर्म आएगा, ओके, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो वी विल गेट अ टर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फिर कुछ ऐसा टर्म आएगा यहाँ पे। देखो ये जो है ना माइनस, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये ऐसा आ जाएगा Z। हमने ऐसा है ना कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से एक पोटेंशियल का टर्म आएगा, ये आ जाएगा -ZE, और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटू R। QE तो फोर्स हो जाएगा इसके ऊपर, जैसे दिस इज द फोर्स QE, ठीक है ना। और R इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को जब इंटीग्रेट करेंगे ना, तो पोटेंशियल एनर्जी लाने के लिए R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो ऐसा होगा, ZE हमने यहाँ पे लिख दिया, ZE तो कॉमन भी हो जाएगा। V ऑफ R लिखोगे ना, तो पोटेंशियल इनसाइड का एक फॉर्मूला ऐसे करके होता है ईएमटी में, Q/4 पाई, मतलब या KQ/2, और फिर यहाँ पे 3R² और -R², ऐसा होता है, ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा। तो Q जो है ना यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का चार्ज है, तो वो यहाँ माइनस में आ जाएगा, माइनस। और K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे ना, तो -E/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 3R² और -r² हो जाएगा, और -ZEER हो जाएगा, ठीक है ना। दिस वी गेट। तो ये आ रहा है U/R, ठीक है। दिस वी आर गेटिंग U/R। अब आप देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी निकल गया है, ठीक है ना। अच्छा, इस ZE इसमें भी लिख दो, यहाँ पे हम ZE यहाँ पे हम लिखे हुए हैं ना, हम बाहर इसको कर दिए थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बाहर नहीं लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे Z, ये तो इतना देखो यहाँ पे जो है ना E/दिस, ये पोटेंशियल की जगह आएगा, और ये ZE मल्टीप्लाई होगा, तो अगर आप इधर मल्टीप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे कर दो, तो ये पोटेंशियल का टर्म हो गया, और ये चार्ज ZE जो लिखा हुआ था, तो ZE तो बाहर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो हम इसका इक्विलिब्रियम, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया उसके बाद इक्विलिब्रियम के लिए जो है ना इसका डेरिवेटिव को जीरो करेंगे फॉर। सर हम्म। सर वो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है KQ/2R³ होता है ना डिनोमिनेटर में। हाँ, 2R³ छूट गया है बस यहाँ पे, है ना, R³ यस। छूट गया। ठीक है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल में वही आता है, 2R³ आता है यहाँ पे, 2R³ हमारा छोटा था यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम देखो क्या होगा कि हम ऐसे लिख देंगे du/dr = 0, ठीक है। तो du/dr = 0 कर देंगे, तो इसमें देखो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो इसमें देखो ZE तो कॉमन आ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इधर डिफरेंशिएट करोगे तो पहला टर्म ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला टर्म से आएगा 2, ठीक है ना, 2R। तो तुम्हारा यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो यहाँ पे व्हाट वी आर गेटिंग, ये आ जाएगा E × R/8 पाई एप्सिलॉन नॉट और R³ नहीं, 4 पाई हो जाएगा ये, 4 पाई, क्योंकि 2 आएगा ना उससे, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। R³ आ गया, और ये यहाँ पे E आ गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये ZE आ जाएगा, Z कैपिटल E और इंटू, अच्छा ZE तो हमने कैंसिल कर दिया है ना, क्योंकि ZE दोनों में था, तो यहाँ से सिर्फ कैपिटल E आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमारे पास R का वैल्यू देखो यहाँ से निकल रहा है, R = जो है ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R³ और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन E, ऐसा आ रहा है, दैट इज वैल्यू ऑफ R।
ठीक है। ठीक है। एक मिनट, आर हमारा सही तो आया ना? ई इंटू फोर्स हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? ठीक है। फोर्स, ठीक है, डायमेंशनली तो करेक्ट है, ठीक है ना? तो यही आर का वैल्यू निकल रहा है, लेट अस कॉल। ठीक है, तो आर मतलब इतना, या इसको ऐसा कर सकते हैं हम, जब इसको डिफरेंशिएट किए ना, तो डिफरेंशिएट करके आर की जगह ऐसा करके आर नॉट पुट कर सकते हो, तो ये मतलब एक तरह से इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल रहा है आर नॉट। ठीक है, सो वी आर गेटिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन हियर। नाउ यू सी के इक्विलिब्रियम पोजीशन ये निकल गया है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम आर के वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ आर। तो इससे हमें बेसिकली पता चल जाएगा कि ठीक है। अच्छा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करेंगे ना, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जीरो आ जाएगा। तो पहले देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसमें अगर आप इनिशियल इक्विलिब्रियम एनर्जी निकालोगे ना, देखो पहले हम मान लो यू इनिशियल निकालते हैं यहाँ पे, यू इनिशियल, मतलब इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो है, ठीक है ना? यू इनिशियल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक, क्योंकि आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पुट कर रहे हैं, तो आर जीरो पुट करने से ही इक्विलिब्रियम पोजीशन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करेंगे ना इसमें, तो देखिए यहाँ जीरो कर दोगे, तो इससे जो आंसर आएगा ना वो ऐसा आ जाएगा, दिस इज माइनस जेड ई स्क्वायर, देखो ई और ई मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन बेसिकली यहाँ पे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर आ जाएगा, ठीक है ना? और एक थ्री का फैक्टर आ जाएगा, तो यू इनिशियल इतना है, ठीक है ना? और राइट, अब यू फाइनल हम अगर निकालते हैं, यू फाइनल, ठीक है ना? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, ठीक है ना? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो नहीं होगा, ठीक है, तो उस केस में जो है ना, यहाँ पे आप देखिए माइनस ई जेड ऐसे लिखा हुआ है ना, जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब है, ठीक है ना? आर क्यूब, और यहाँ से 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होगा, माइनस जेड ई ई और आर आएगा, ठीक है ना? दिस फिगर। तो ये रिजल्ट है हमारे पास। जस्ट अ मिनट। हाँ, मतलब यही है, ठीक है ना? यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव। ओके, तो हम यहाँ पे आर की जगह आर नॉट लिख देंगे, ठीक है? तो हमारे पास देखिए, ये जो है ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये जो लिखा गया है, ठीक है, इसकी जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू ई, या इसकी जगह हम ऐसे कर सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब जो और डिवाइड बाई ई है ना, इसके तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब यहाँ से आएगा, और एक ई ऐसा है, तो इसको हम लिख सकते हैं। आप इसको कितना लिख सकते हैं, आप देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा ऐसे, इधर ये, तो ये बन जाएगा ई आर नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब को अगर हम कम से कम लिखें, तो ई आर नॉट बाई आर क्यूब, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं ई आर नॉट बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई आर नॉट बाई इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ना हम लोग यहाँ पे। हम्म। तो इस टर्म की जगह पे ई आर नॉट और डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो टर्म है ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं ई आर नॉट और बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जब हम उसको पुट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आ जाएगा, और ई कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा हमारे पास, देखो जेड ई, और एक टर्म आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना? हियर वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड ई एक बचेगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ऊपर में, और नीचे बच जाएगा यहाँ पे आर नॉट, और एक टू का फैक्टर बच जाएगा, ठीक है ना? दिस वी आर गेटिंग। और यहाँ से आ रहा है 3 आर स्क्वायर माइनस आर नॉट का स्क्वायर, ठीक है ना? माइनस जेड ई और इंटू ई और इंटू आर नॉट, ऐसा कुछ आएगा यू फाइनल। तो शिफ्ट इन एनर्जी अगर हम निकालते हैं, ठीक है ना, इफ यू कैलकुलेट शिफ्ट इन एनर्जी, ठीक है ना, अभी देखो निकल आएगा, शिफ्ट इन एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है ना? तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमें, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू अगर आप कैलकुलेट करते हो, देखो तो पहले से ये टर्म है हमारे पास, ठीक है, नाउ वी हैव दिस टर्म, तो दोनों का डिफरेंस हमें निकालना होगा, ठीक है ना? वी विल हैव टू कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ द टू।
ठीक है, तो डिफरेंस जो है ना थोड़ा सा लग रहा है देखने में कॉम्प्लिकेट जैसा हो रहा है। ठीक है, ये कैपिटल आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, आर स्क्वायर है। चलो अभी बन जाएगा। देखो इसको जो है ना हम ऐसे फाइनल माइनस इनिशियल कर दे रहे हैं, तो देखो ऐसा हो जा रहा है जेड ई और इंटू कैपिटल ई, और ये 3 है बाई 2 है, यहाँ पे आर नॉट है, और ये आर क्यूब है। ठीक है ना, इस तरह से है। ठीक है, और माइनस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, एक आर नॉट बच जाएगा। तो ये टर्म जो है ना, अच्छा यहाँ पे एक माइनस साइन भी था ना, देयर वाज माइनस साइन, तो यहाँ माइनस साइन होगा। और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना, एक आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो एक आर नॉट ऊपर में बच जाएगा, तो ये माइनस में टर्म और ये टर्म दोनों मिलकर के ये भी 3/2 बन जाएगा। ठीक है ना, 3/2 जेड स्मॉल ई इंटू ई और इंटू आर नॉट आ जाएगा। ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू गेट। ठीक है ना, ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए डेल्टा यू जो आ रहा है यहाँ से, डेल्टा यू इज इक्वल टू, ठीक है, अब हम इन दोनों में से कुछ टर्म कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, लेट्स टेक अ फ्यू टर्म्स आउट। तो इसमें टर्म जो कॉमन आएगा देखिए, -3 जेड और ई इंटू कैपिटल ई और डिवाइड बाय 2 आ गया कॉमन। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ से बच रहा है जो टर्म, वो बच रहा है हमारे पास आर क्यूब और बाई आर नॉट और प्लस आर नॉट, ऐसा कुछ टर्म बच रहा है। ठीक है, समथिंग ऑफ दिस काइंड। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोपोर्शनल टू जेड कैसे आ गया, मतलब अभी आ जाएगा। देखो ये आर नॉट का वैल्यू हमें यहाँ से पुट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये जो है ना हमें पुट करेंगे ना, तो प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, आप ये नोटिस करिए, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है हमको लग रहा है। आर नॉट बाई आर क्यूब अगर हम पुट करें यहाँ से, देखो आर क्यूब बाई आर नॉट, आर क्यूब बाई आर नॉट पुट करेंगे अगर हम लोग, तो 1/e आ जाएगा। आर नॉट जो है वो ई के टर्म में लिखा हुआ है, आर तो फिक्स्ड है ना, तो हम अगर आर आर नॉट को एक्सप्रेस कर दें, आर नॉट हम लोग हाँ ये लिखे हुए थे, तो आर नॉट को अगर हम एक्सप्रेस कर दें इन टर्म्स ऑफ दिस, आर नॉट यहाँ पे हम लिख देंगे, तो ये आर, ये तो ई बाहर आ जाएगा, तो ई तो और कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे आर नॉट पुट करेंगे तो ई बाहर आ जाएगा। कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है आई थिंक, है ना, देयर इज सम मिस्टेक समवेयर, मुझे लग रहा है। एक मिनट देखें जरा, देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना ये होता है जेड, एक मिनट देखो, जेड ई और वी आर और माइनस जेड ई, ये तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, और इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए इससे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है ना, वो बेसिकली उसका फोर्स इतना हो जाएगा, दिस इज द फोर्स। ठीक है ना, और उसको जेड से मल्टीप्लाई किया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी टर्म है। ठीक है ना, तो हमने इसका इक्विलिब्रियम अप्लाई किया। ठीक है, तो इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो कर दिया, तो यहां से ये जो टर्म है हमारे पास, देखिए ये टर्म, ठीक है, दिस टर्म, इस टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, मतलब यही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जा रहा है हमारे पास 2 r नॉट, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हो गया, और एक आर नॉट बच जाएगा, और यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो जेड ई तो खत्म हो जाएगा, ई बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये दैट इज इक्वल टू जीरो था यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इससे हमारे पास एक रिजल्ट आया, आर नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, ये आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब बाई ई आ गया। ठीक है ना, दिस दिस इज व्हाट वी हैव। ठीक है, तो पहले हम कह रहे थे कि इक्विलिब्रियम में जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा उस टाइम एनर्जी जो होगी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो करेंगे, तो आर इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने से आर नॉट का वैल्यू जीरो आ रहा है, तो यहाँ जीरो कर दिए हम। ठीक है ना, तो उस केस में हमारे पास आंसर आया 3 जेड ई स्क्वायर, और ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है ना, बाद बाद में जब हमने देखा कि यहाँ पे, ठीक है,
ऐसा ही है। बाद में क्या है कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकला है वो आर नॉट पे निकला है, तो ये है। तो हम दोनों का अगर इसका और इसका डिफरेंस लेंगे, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया था यहीं पे, देखो हमको लग रहा है कि इसका इसका डिफरेंस लेंगे ना, इसका इसका ही अगर हम डायरेक्ट डिफरेंस ले लें, ठीक है, इसको ना लिख करके, तो देखो ये फर्स्ट टर्म और ये टर्म जो है ना कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा ना तो ऊपर में आर आ जाएगा, 3r/8 है ना। ये भी माइनस में, ये माइनस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेकेंड टर्म सिर्फ बचेगा। ये जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे बचा है ना, यही इसी में मिस्टेक हुआ है कहीं पे, इसको ऐसा करो यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है ना। देखो ये, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं यहाँ पे, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल और माइनस यू इनिशियल, हम ऐसे लिख दें, ठीक है ना। तो यू फाइनल ये है, तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे ना, तो ये फर्स्ट टर्म जो है ना 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो नीचे एक आर बच जाएगा, 3r/3/8, ये फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से फिर बचेगा ये टर्म, देखो माइनस माइनस प्लस Z e² r0 का स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ ये बच जाएगा। और ये टर्म एक बच जाएगा यहाँ पे, ZE कैपिटल ई और R0, दिस टर्म विल रिमेन, ओके। ठीक है, तो ये दो टर्म बच रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो इसका फर्स्ट टर्म और इसका ये टर्म जो है ना कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, R0 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, देखो R0 पुट करोगे ना इसमें, तो यहाँ पे R0 जब पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिसमैच, मतलब मैसअप हो गया था, ठीक है ना। तो ये देखो R0 पुट करेंगे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे R0 पुट करोगे, पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे देख रहे हो ना, चेंज इन एनर्जी जो आ रहा है ना, चेंज इन एनर्जी ये यहाँ से प्रूव हो जा रहा है कि प्रोपोर्शनल टू E² आ रहा है। चेंज इन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर, वो तो अब ऑब्वियस है ना। R0 का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो E² आ गया, और यहाँ पे भी R0 का वैल्यू पुट करोगे तो पहले एक ही आएगा वहां से और यहाँ से ही, तो ये आ जाएगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना, देखिए कितना आएगा, इफ यू कैलकुलेट इट, तो इसे पुट करोगे यहाँ पे R0 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 16, ठीक है ना, 16। तो एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो जाएगा 8 से, तो मतलब ऐसा हो जाएगा, ऊपर में जो है ना 2 बच जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ऊपर में एक R³ बच जाएगा, ठीक है, R³ क्योंकि एक R³ इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और और एक बच जाएगा ऊपर, इसका ई का स्क्वायर होगा, इसमें भी ई का स्क्वायर, तो ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाट यू विल गेट, ओके। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। R0 का स्क्वायर पुट करने से, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 बार आएगा ना, तो एक बार तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। R³ कैंसिल, अच्छा R³ R का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पे। तो एक R³ कैंसिल हो जाएगा, एक R³ बच जाएगा, ठीक है, E² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक Z बच जाएगा यहाँ पे, Z माइनस, इधर पुट करोगे ना, देखो यहाँ पे, इफ यू पुट हियर यू विल गेट हियर Z, और हम R0 का वैल्यू पुट करेंगे तो ZE, अच्छा E तो कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट हियर ZE², और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा और R³ आ जाएगा, है ना, दिस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³, ठीक है, दिस वी आर गेटिंग। ठीक है, तो ये टर्म आ रहा है, ठीक है। तो इसमें इन दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनस में आ रहा है, देखो यहाँ पे ZE² और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और R³ ये आ गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है, कि दिस इज इक्वल टू, इसको -1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R³ हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³, 1/2 हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, और ये ZE² हो गया। तो ये जो टर्म है ना, इसको पोलराइजेबिलिटी बोल दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। अभी हम समझाते हैं पोलराइजेबिलिटी कैसे है, ठीक है ना। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू -1/2 अल्फा और ZE² होगा। तो ये बेसिकली क्लासिकल फॉर्मूला हो गया, दिस इज अ क्लासिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये अल्फा जो यहाँ लिखा गया है ना, दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ है, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी है ये, ठीक है। तो ये क्लासिकल फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर किसी हाइड्रोजन एटम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं ना, इफ यू प्लेस हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना,
तो वहां पे जो एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है ना बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इतना हो रहा है, आप देख सकते हो जो चेंज इन एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। इसी को क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट कहते हैं कि मतलब चेंज इन एनर्जी जो आ रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। सो दिस इज क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। तो अब देखिए पोलराइजेबिलिटी कैसे हो गया। देखिए जैसे ऐसा था ना कि पहले जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ पे आएगा, प्रोटॉन भी यहीं पे है, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यहाँ कोइंसाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। ध्यान रखोगे, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट लिखोगे ना तो जीरो है। यहाँ पे आप डाइपोल मोमेंट लिखेंगे ना तो देखिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो निकलेगा, जैसे हाइड्रोजन की बात करें अगर, तो चार्ज जेड तो वहाँ पे वन होता है ना, तो डाइपोल मोमेंट चार, एक प्लस चार्ज यहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे ई इंटू आर नॉट आ जाएगा। ठीक है ना, दिस इज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना पोलराइजेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि डाइपोल मोमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम पोलराइजेबिलिटी डिफाइन करेंगे ना तो ये ऐसा होता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखिए डाइपोल मोमेंट तो हमारा वही ई इंटू आर नॉट आ गया, और बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम लोग पोलराइजेबिलिटी कहेंगे। तो देखो यहाँ पे अभी हम इसको डिफरेंशिएट करके रिलेशन निकाले थे ना, तो ई आर नॉट बाई बाई ई ये इक्वल टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब है। ठीक है ना, तो इसी को बोला जाता है एक्चुअल में पोलराइजेबिलिटी। ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ से देखिए, तो इसीलिए बोला गया फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब जो है ना दैट इज पोलराइजेबिलिटी, तो इसलिए फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब को पोलराइजेबिलिटी लिख दिया गया है। ठीक है ना, तो अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए डिस्कस करेंगे ना, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए आप देखिए यहाँ पे अल्फा इक्वल टू वन हो जाएगा, तो इसलिए डेल्टा यू जो आएगा ना दैट इज इक्वल टू वन बाई टू अल्फा और ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, दैट्स द आंसर। तो ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्टार्क इफेक्ट है। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखोगे, दिस फॉर्मूला में बी समटाइम्स आस्क्ड, क्योंकि बहुत आसानी से ये फॉर्मूला आ रहा है ना। ठीक है, बस हमको जो ईएमटी में पढ़ते हैं ना वो चीज यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, ये पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये समझ लो पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये तो हो गया क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम के लिए रिजल्ट आ रहा है वो डीजेनरेट आ रहा है, सॉरी क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक आ रहा है। ठीक है, इसका अगर क्वांटम थ्योरी की बात करें, ठीक है, देखो क्वांटम थ्योरी ऑफ स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ स्टार्क इफेक्ट, क्वांटम थ्योरी में देखिए क्या होगा कि अगर जैसे मान लो हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, मतलब इसमें तो ऐसे लिखा जाएगा ना डायरेक्ट, हैमिल्टोनियन जो होता है, हैमिल्टोनियन दैट इज पी स्क्वायर बाई टू एम, और पोटेंशियल एनर्जी जैसे इस तरह से हो जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये कुलोम्बिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर वही हो जाएगा ई, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जेड डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया। ठीक है ना, तो ई और इनटू, ठीक है, इफ यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही आ जाएगा, ई इंटू चार्ज हो जाएगा यहाँ पे जेड ई, और इंटू इंटू जेड। तो मतलब हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि फील्ड अप्लाइड इन जेड डायरेक्शन, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि फील्ड जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया गया ना उसी को जेड मान ले रहे हैं। तो अच्छा यहाँ पे जेड को हटा ही देते हैं, नहीं तो मतलब आपको दो दो बार कंफ्यूजन होगा कि दो दो जेड कहाँ से आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको बस ऐसे लिख देते हैं ई ई इंटू जेड, सॉरी इंटू जेड। तो जेड यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, दिस जेड इज कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, अच्छा ये वाला जेड जो है ना वो एटॉमिक नंबर है, तो ऐसा करो जेड को हटा देते हैं हम। ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, जेड को वन कर दो, तो ये जेड जो है ना ये कोऑर्डिनेट है। तब ये डिस्कशन जो चल रहा है हाइड्रोजन एटम के लिए चल रहा है, जेड इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है ना। देखो ऐसा होता है ना, फोर्स लिखोगे ना, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन लिखो दोगे तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, या ऐसे लिख देंगे माइनस ई इंटू ई। ठीक है, ये हो गया। तो फोर्स को हम ऐसे लिख देते हैं माइनस डी वी बाई डी, मतलब ऐसा होता है ना डेल यू बाई डेल जेड, तो दैट इज माइनस ई इंटू ई, और फिर ये इंटीग्रेशन करोगे ना तो यू जो आएगा वो ई इंटू
ई इंटू, सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। एक मिनट। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो देखो ऐसा हो जाएगा, ई इंटू ई और इंटू जेड आ जाएगा, ठीक है ना, दिस इज समथिंग वी विल गेट। ठीक है, इसमें प्लस ही कर दो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है ना नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल राइट, तो ये हैमिल्टोनियन है। तो अगर देखिए हम हाइड्रोजन एटम में तो इसका एनर्जी जानते हैं हम लोग ना, दिस मतलब इसको तो हाइड्रोजन एटम के लिए इसके आइगन स्टेट्स वगैरह सब कुछ वेल मतलब एग्जैक्टली नोन है, ठीक है ना। सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट इज एग्जैक्टली नोन, ठीक है ना। इस पार्ट का सॉल्यूशन तो एग्जैक्टली नोन है, ठीक है ना। तो हमें अब इस पार्ट पे फोकस करना है कि वी हैव टू नो द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस पार्ट का सॉल्यूशन मतलब इस पार्ट का सॉल्यूशन नोन है, लेकिन पूरे हैमिल्टोनियन का सॉल्यूशन नोन नहीं है, तो हम पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज करेंगे, ठीक है ना। सो लेट अस यूज पर्टर्बेशन थ्योरी, ठीक है, टू एस्टिमेट, ठीक है, एस्टिमेट एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम लोग पर्टर्बेशन थ्योरी यूज करेंगे। सो लेट अस यूज पर्टर्बेशन थ्योरी टू एस्टिमेट एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर हम देखिए कैलकुलेशन डिस्कस करें हाइड्रोजन एटम के लिए, अभी हमने स्टेट नहीं बताया है, ठीक है ना। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब 1s ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो इसमें मतलब ऐसा कह सकते हो n इक्वल टू जैसे जीरो है, l इक्वल टू जीरो है, l जीरो है तो m इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है ना। तो वेव फंक्शन जो होगा ना इसका साई 100 है, मतलब दिस इज द वेव फंक्शन, दिस इज वेव फंक्शन। तो ये जो वेव फंक्शन है ना वो नॉन डिजेनरेट है, ठीक है, इसमें कोई डिजेनरेसी नहीं है, नो डिजेनरेसी, ठीक है, देर इज नो डिजेनरेसी इन दिस केस, ठीक है। तो अब इस केस में कोई डिजेनरेसी नहीं है, तो डिजेनरेसी नहीं है ना, तो हम इसमें अगर जैसे फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी, डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी लगाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी लगाएंगे ना तो देखो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी जो आएगा वो ऐसे लिखना पड़ेगा, पर्टर्बेशन हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे साई 100 स्टार और फिर ई और इंटू जेड साई 100, और फिर यहाँ पे हम डी टाउ लिख देंगे, वॉल्यूम पे इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए इसका जो पैरिटी है ना ये इवन पैरिटी है, ठीक है, और ये भी इवन पैरिटी है, और z जो है ना ऑड पैरिटी है, ठीक है ना। तो मतलब दिस फंक्शन ओवरऑल हैज ऑड पैरिटी, तो ऑड पैरिटी के किसी भी फंक्शन को पूरे स्पेस में इंटीग्रेट करोगे ना तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन जो है ना जीरो आ जाता है, क्योंकि समझ रहे हो ना ये इवन है, इसकी पैरिटी इवन है। पैरिटी हम लोग किसी भी स्टेट कैसे लिखते हैं ना, -1 टू द पावर l, तो यहाँ पे -1 टू द पावर l, तो देखो NLM, ये ऐसे लिखा हुआ है ना हाइड्रोजन एटम में, जैसे हम लोग लिखते हैं ना साई NLM, n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू जीरो है, m का वैल्यू जीरो है, तो ये जीरो लिखोगे ना तो ये तो 1 आ जाएगा। तो इसीलिए इसको इवन बोला जा रहा है, इसको इवन बोला जा रहा है, और ये ऑड है, दिस इज ऑड, तो ये ऑड स्टेट है। तो इवन ऑड इवन है तो टोटल ओवरऑल ऑड हो गया ना, तो ऑड का इंटीग्रेशन जो है ना पूरे स्पेस में जीरो आ जाता है, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इसमें जीरो आ रहा है। तो अब हम सेकंड ऑर्डर करेक्शन करेंगे, सेकंड ऑर्डर करेक्शन करेंगे ना तो देखो ऐसा हो जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर करेक्शन है। तो सेकंड ऑर्डर करेक्शन में ऐसे लिखा जाता है ना, देखो यहाँ पे साई मान लो तुम ऐसे लिखोगे यहाँ पे NLM, ठीक है ना, फिर यहाँ पे पर्टरवेशन जो है हमारे पास, ठीक है ना, पर्टरवेशन दिया हुआ है कितना, E इंटू ई और Z, और यहाँ पे साई 100 ऐसे लिखना होगा। फिर यहाँ पे एनर्जी फॉर 100 स्टेट माइनस एनर्जी फॉर NLM स्टेट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इसका मॉडुलस स्क्वायर होता है, ऐसा होता है ना पर्टरवेशन थ्योरी में, सेकंड ऑर्डर पर्टरवेशन जब निकालते हैं तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर टर्म होता है ना इसका मॉडुलस स्क्वायर लिखा जाता है, वी राइट मॉडुलस स्क्वायर ऑफ दिस, ठीक है। और यहाँ पे सभी NLM पे समेशन किया जाएगा, NLM, ओके, विल सम ऑन ऑल दीज थिंग्स, ओके।
तो देखिए इसमें हाँ ये है कि ये जो एनएलएम है ना, दिस एनएलएम इज नॉट इक्वल टू 100। ठीक है, ये 100 को इक्वल नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि हम इसका इवेल्युएशन देखो हम कर नहीं रहे हैं अभी, ठीक है ना, इसको इवेल्युएट करोगे ना, इफ यू इवेल्युएट इट, तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी लगा रहे हैं हम लोग। परटर्बेशन थ्योरी एक बार रिवाइज कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन, तो सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन है ये। तो इसको इवेल्युएट करोगे ना तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखोगे कि इसका स्क्वायर है, तो इससे जो सेकंड ऑर्डर करेक्शन जो निकलेगा ना, वो प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम हमने लिया, यहाँ पे देखो ग्राउंड स्टेट 1s, तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है ना, जिससे लीनियर टर्म इन इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता था, वो जीरो हो गया है। ठीक है, वी आर गेटिंग ओनली सेकंड ऑर्डर करेक्शन, तो सेकंड ऑर्डर करेक्शन हमें मिल रहा है, तो इसीलिए कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम शोज ओनली क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। तो ये जो है ना, देखो यहाँ से क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। तो क्लासिकली देखिए जो हमारा ये जो रिजल्ट निकला था ना, इसमें भी यही था कि क्लासिकल फॉर्मूला यही है, -1/2 अल्फा जेड ई स्क्वायर, जेड को तो 1 कर देंगे तो -1/2 अल्फा ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो इसमें देखो पता तो चल रहा है कि ई स्क्वायर आएगा, लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए हम कैलकुलेशन नहीं करा रहे हैं, ठीक है ना। हम देखो इसका रिजल्ट आप लोग को बता देते हैं, ठीक है ना। ये E2 जो है ना, E2 सेकंड ऑर्डर करेक्शन जो आता है ना, वो एक मिनट देखो हम देख के बता रहे हैं रिजल्ट, ठीक है ना। ये शायद कभी आ जाए, इसलिए ध्यान में रखोगे, ठीक है ना, कि इसका रिजल्ट जो होता है, एक मिनट। हाँ ये, लेकिन बुक में जो है ना यूनिट, पता नहीं 4 पे एप्सिलॉन नॉट वगैरह को क्या लिखा है इसने। हाँ ये है ना ऐसा लिखा हुआ है, रुको हम उसको मॉडिफाई करके लिख देते हैं, 9/4। हाँ ये जो है ना ऐसा लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू -9/4 है, और ये पोलराइजेबिलिटी और ई का स्क्वायर है, ऐसा है। ठीक है, तो क्लासिकली जो आया था ना, यहाँ -1/2 आया था, -1/2, और क्वांटम मैकेनिकली जो आ रहा है ना, क्वांटम मैकेनिकली 9/4 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, 9/4 मतलब 9/4 मतलब 4.5, और उसमें आया था -0.5 आया था, 1/2 का मतलब मतलब दोनों रिजल्ट एक ही जैसे आ रहे हैं, ठीक है ना, इट इज कमिंग आउट टू बी द सेम। ठीक है, सिमिलर रिजल्ट आ रहा है, बस फैक्टर का डिफरेंस है क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी में। ओके, दिस इज द सेकंड ऑर्डर करेक्शन ग्राउंड स्टेट के लिए, देख ध्यान रखेंगे इसमें। तो ठीक है, तो मतलब ग्राउंड स्टेट थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, आप देख रहे हो नेगेटिव करेक्शन है ना ये, तो नेगेटिव करेक्शन है, दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट विल शिफ्ट डाउनवर्ड, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखिए ये जो आंसर है ना, वो NLM इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसीलिए स्प्लिटिंग नहीं होगी, शिफ्टिंग होगी। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग है बेसिकली, ग्राउंड स्टेट मतलब जिस लेवल पे भी था 10, अब उसकी वजह से थोड़ा नीचे आ जाएगा, मतलब पहले ऐसे था ये ग्राउंड स्टेट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो है ना ये मतलब थोड़ा नीचे हो जाएगा ऐसे करके, मतलब ये शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आ गया। तो दिस इज वेयर इट इज, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, इट हैज शिफ्टेड डाउनवर्ड, ऑलराइट, और ये जो शिफ्ट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना, क्लासिकल से भी और क्वांटम से भी। अब अगर हम डीजेनरेट की बात करेंगे ना, देखो डीजेनरेट में, तो डीजेनरेट में तो फिर आप जानते हो डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कंसीडर करें, ठीक है ना, जैसे मान लो हम n = 2 ले लेते हैं, ठीक है ना, n = 2, तो l = जो है ना 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ml का वैल्यू जो होगा ना यहाँ पे, जैसे वो आप देखो कि माई, जैसे l = अगर 1 है, देखो ऐसे कह देते हैं, l = अगर 1 है तो ml आप जानते हो कि 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और -1 भी हो सकता है। l अगर 0 है तो ml जो है ना वो 0 फिर हो सकता है, l is 0 देन ml is 0। तो बेसिकली टोटल जो है ना, यहाँ से 3 स्टेट मिल रहे हैं और यहाँ से ये 4 स्टेट्स हो रहे हैं, तो 4 फोल्ड डिजेनरेसी है, ठीक है ना, 4 फोल्ड डिजेनरेसी है। तो 4 फोल्ड डिजेनरेसी है, तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो निकालेंगे ना, अगर एनर्जी में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन
टू एनर्जी। ठीक है। सो इफ यू कैलकुलेट फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी, तो आपको डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी, क्योंकि डिजेनरेसी है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी निकालने के लिए क्या करना है, यूज डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। ठीक है। डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी यूज करेंगे। तो डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी यूज करोगे तो मतलब ऐसा होगा ना कि उसमें फिर हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जैसे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा होता है ना कि परटर्बेशन जैसे जो भी परटर्बेशन है हमारा, उसका फिर हम यहाँ पे वन वन एलिमेंट निकाले पुट करेंगे, फिर परटर्बेशन जो है उसका यहाँ पे हम टू टू एलिमेंट निकालेंगे, फिर परटर्बेशन का थ्री थ्री एलिमेंट निकाला जाएगा। नहीं, टू वन एलिमेंट, सॉरी वन टू एलिमेंट, वन टू हो जाएगा, फिर वन परटर्बेशन का वन थ्री एलिमेंट, एंड फिर यहाँ पे परटर्बेशन का वन फोर एलिमेंट। ठीक है। तो इस तरह से फिर परटर्बेशन का हम लोग टू वन एलिमेंट निकालेंगे, टू परटर्बेशन जो भी है इसका टू वन एलिमेंट, परटर्बेशन का यहाँ पे टू टू एलिमेंट निकलेगा, फिर यहाँ पे परटर्बेशन का टू थ्री एलिमेंट निकलेगा, एंड सो ऑन, परटर्बेशन का टू थ्री फोर, टू फोर एलिमेंट, टू फोर, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। तो अभी दो दो लाइंस और बनेंगे, लास्ट में हम यहाँ पे बोल देंगे परटर्बेशन का यहाँ पे फोर फोर एलिमेंट। तो फोर डिजेनरेट स्टेट है ना, तो इसमें फोर डिजेनरेट स्टेट है ना, उसी को हम लोग स्टेट वन स्टेट टू स्टेट थ्री ऐसे कह देंगे। ठीक है ना। जैसे ऐसा हो जाएगा, जैसे मान लो आप स्टेट वन, इसको बोल सकते हो एन इक्वल टू, जैसे एन इक्वल टू टू है, एल इक्वल टू जो है ना वन है, और एम एल इक्वल टू भी मान लो हमने वन लिख दिया। तो दिस इज फर्स्ट स्टेट। सपोज यहाँ पे सेकेंड स्टेट जो हम बोलेंगे वो एन इक्वल टू टू, एल इक्वल टू टू, ठीक है ना, और एम एल इक्वल टू मान लो जीरो लिख दिया हमने। तो इस तरह से थर्ड स्टेट जो होगा वो हमारा एन इक्वल टू टू, एल इक्वल टू टू, और सॉरी एल इक्वल टू वन था ना, एल तो टू है ही नहीं यहाँ पे, एल इक्वल टू वन है। ठीक है। और एम एल इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। ठीक है। और फोर्थ, ये जो थर्ड स्टेट है, दिस फोर्थ स्टेट आप लिखोगे ना, सो यू कैन राइट हियर लाइक दिस, एन इक्वल टू टू, एल इक्वल टू वन, एंड एम एल, सॉरी एन इक्वल टू, एल इक्वल टू जीरो, और एम एल इक्वल टू जीरो। तो ये फोर स्टेट्स हो गए। तो अब हमें परटर्बेशन जो यहाँ पे है ना, परटर्बेशन वो तो यही है, ई इंटू ई और इंटू जेड। तो इन सभी स्टेट्स के रिस्पेक्ट में इसका आपको मैट्रिक्स एलिमेंट निकालना पड़ेगा, उसको यहाँ पे पुट करोगे। ठीक है ना। तो ये जो है ना बेसिकली यहाँ से आपको इवन के दो वैल्यूज मिलते हैं, यू गेट टू वैल्यूज ऑफ इवन। ठीक है। अभी कैलकुलेशन जानते हो, देखो हम करा नहीं रहे हैं, ठीक है, इट इज समवॉट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, पूरा वेव फंक्शन वगैरह फिर लिखना पड़ जाएगा ना। ये स्टेट्स का मतलब क्या है कि आपको इसको हार्मोनिक, स्फेरिकल हार्मोनिक, हालांकि उसको लिख देंगे ना हम यहाँ पे, फिर कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन उतना कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर वेव फंक्शन वगैरह बुक से देख करके लिखना पड़ेगा हमें, उतना तो हमें भी याद नहीं रहता है ना कि एन इक्वल टू टू, एल इक्वल टू वन के लिए वेव फंक्शन क्या है। मतलब इतना तो पता है कि कॉस थीटा साइन थीटा वगैरह कुछ आएगा, एम अगर माइनस वन है तो आपको पता है कि ईट पावर माइनस आयोटा फाई आ जाएगा, ये सब तो हम सभी जानते हैं। ठीक है ना। एम इक्वल टू वन है तो इसमें ईट पावर आयोटा फाई आ जाएगा, दीज थिंग्स वी नो। ओके। ठीक है। लेकिन प्रिसाइजली तो पता करना पड़ेगा ना, तो वो बुक से देख करके फिर लिखना होगा, इस यहाँ पुट करना होगा। और फिर हम सॉरी इसका आइगन वैल्यू मतलब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए तो ये तो पढ़ यहाँ पे ऐसे करके लेमडा लिखना होगा ना हर जगह, लेमडा, और ये लेमडा है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, सॉरी ये थोड़ी सी गलती हो गई हमको लिखने में। ठीक है। ये जब हम सॉल्व करके लेमडा निकालेंगे ना, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो होगा वो बेसिकली लेमडा के इक्वल होगा। वो थोड़ा सा गलती से हम यहाँ पे इवन लिख दिए थे। ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एलिमेंट। ठीक है। उसका हम आइगन वैल्यू निकालने के लिए इस डिटर्मिनेंट को हम जीरो करेंगे और लेमडा निकालेंगे यहाँ से, तो लेमडा जब निकालेंगे ना तो दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो यहां से जो लेमडा निकलता है ना वो देखो कुछ ऐसा निकल जाता है, ई मतलब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है ना वो दैट कम्स आउट टू बी प्लस माइनस थ्री आर और इंटू ई। ठीक है ना। ये आ जाता है। ठीक है ना। और एक चार्ज होगा। ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी गेट, प्लस माइनस थ्री। ठीक है। तो आर इज द रेडियस। ठीक है ना। आर जो है ना, नहीं आर बोर रेडियस होता है, ठीक है, आर नहीं होता है यहाँ पे, बोर रेडियस होता है। तो यहाँ पे टू ए नॉट आ जाता है बोर रेडियस, और इंटू ई, और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स व्हाट यू गेट। ओके। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये जो टू एस लेवल है ना, वो दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है यहाँ पे। अच्छा हम पहले थ्री लिखे थे ना, यहाँ पे थ्री है, थ्री, तो दिस इज थ्री है, थ्री ए नॉट ई और ई, इतना आ जाता है। ठीक है ना।
तो ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो आ रहा है एक्साइटेड स्टेट में, जैसे मान लीजिए हम जो स्टेट बोल रहे थे ना, वो n=2 बोल रहे थे, n=2 स्टेट। तो n=2 स्टेट दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक का जो गैप है ना, दिस गैप, दिस इक्वल टू 3 E0, 3 E और A0 और इंटू ई, वेर A0 जो है ना बोर रेडियस है, बोर रेडियस। तो मतलब आप ऐसे कह सकते हो डिजेनरेट स्टेट्स में जो है ना स्प्लिटिंग होती है, बट नॉन डिजेनरेट स्टेट में स्प्लिटिंग नहीं होती है, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट डिजेनरेट स्टेट में देख रहे हो एनर्जी करेक्शन जो आ रहा है ना, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पावर 1 है। नॉन डिजेनरेट स्टेट में आप देख रहे हो कि वो पावर जो आ रहा है ना, दैट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू 2 आ रहा है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट इट इज, ओके। तो बस यही है स्टार्क इफेक्ट, ओके। तो स्टार इफेक्ट कौन से स्टेट के लिए अकर कर सकता है, कौन से स्टेट के लिए नहीं अकर कर सकता है, ये बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है। स्टार इफेक्ट से क्वेश्चन आई हैव नॉट सीन, ओके। आप लोग देखोगे शायद असाइनमेंट वगैरह में दिया होगा ना, तो उसको अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, ठीक है ना। ऑल राइट। तो बस ये एटॉमिक फिजिक्स आप लोग का खत्म हो गया है, ठीक है। एवरीथिंग ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस्ड रिलेटेड टू एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, इज देयर एनी डाउट? कोई क्वेश्चन वगैरह आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हो और नहीं बना है तो पूछ सकते हो। तो रुको, अभी हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक है ना, एक दो। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो है ना स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। एक मिनट, अभी दिखाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये है असाइनमेंट। इसमें आप देखिए, इसके कुछ क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। जीमैन इफेक्ट है, एलएस कपलिंग, वेरिएशन प्रिंसिपल, पर्टर्बेशन थ्योरी, वन डैमेज। तो इसमें शायद नहीं है दिया हुआ। हार्ड कॉपी में एक असाइनमेंट है हाइपर फाइन स्प्लिटिंग का। नहीं, इसमें नहीं है शायद। तो हार्ड कॉपी में आप लोग देखिए, ठीक है ना। एक मिनट देखो, हार्ड कॉपी में ये हमारे पास है, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन इससे। ठीक है, क्वेश्चन देखो 25 से, ये शायद हम डिस्कस कर दिए थे। ये देखो, क्वेश्चन डिस्कस किए हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 25। गेट का क्वेश्चन है, गेट, गेट 2013 का। इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अलाउड इन स्पेक्ट्रम फॉर 3D 2, ठीक है ना, से ट्रांजिशन हो रहा है 3 2P। कितने नंबर ऑफ लाइंस अलाउड होंगे इसमें, ठीक है ना। ये हमें बताना है, ठीक है ना। हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस आर अलाउड, ठीक है। मतलब इस टर्म से इस टर्म में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है ना।
तो देखिए इसमें क्या बोलते हैं, ये तो टर्म है, मतलब एलएस का कपलिंग से जो टर्म्स मिलते हैं उसके बीच में ये ट्रांजिशन हो रहा है, तो कितने ट्रांजिशंस अलाउड होंगे ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो है ना बेसिकली ऐसा होगा कि ये तो इस केस में एल का वैल्यू तो आपको पता चल रहा है कि 2 है, और इसमें स्पिन जो है ना हाफ है, इसको 2s+1, सॉरी स्पिन 2s+1 को 1 करोगे ना तो स्पिन जो है ना हाफ निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो एस का वैल्यू हाफ है, ठीक है ना, हाफ। इसमें एल का वैल्यू 1 है, और एस का वैल्यू इसमें भी हाफ है। तो इसमें देखो जे का वैल्यू दिया हुआ नहीं था, ठीक है ना। तो अगर हम जे का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इफ वी राइट द वैल्यू ऑफ जे हियर, तो जे का वैल्यू जो निकलेगा ना, तो दिस माइनस दिस करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, और 1/2, नहीं 5/2 आ जाएगा, है ना। एक तो प्लस करने पे 5/2 आएगा, और एक आएगा 3/2, ठीक है। इसमें भी दिस प्लस दिस करोगे तो इसमें जे का वैल्यू जो है आएगा ना वो 3/2 आएगा, और 5/2 आ जाएगा, ठीक है। ये 5/2 है, ठीक है, ध्यान रखोगे, दिस इज 5/2। एक मिनट, दिस इज 5/2 और 3/2। तो इसमें देखो क्या है कि जो सिलेक्शन रूल है ना, सिलेक्शन रूल क्या था इसमें, व्हाट वाज द सिलेक्शन रूल। एलएस कपलिंग का केस है ये, आप समझ रहे हो ना, टर्म दिया हुआ है ना, तो दिस इज एलएस कपलिंग। कोई बता सकते हो सिलेक्शन रूल क्या था, बताइए नोट से देखकर। डेल्टा एस इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा एल इक्वल्स टू हाँ तो प्लस डेल्टा, माइनस वन, डेल्टा एस डेल्टा देखो जे जीरो था, हाँ डेल्टा एल था हमारा कितना, प्लस माइनस प्लस माइनस वन, 1, ठीक है, और डेल्टा डेल्टा जे जे जीरो प्लस माइनस वन। 0 ± 1। तो देखो अल्टीमेटली जो फाइनल स्टेट है ना वो जे से स्पेसिफाई हो रहा है, जे से, ठीक है ना। और इसमें तो ये वाला देखो एस तो मैच कर ही रहा है, ठीक है ना, और एल तो चेंज हो ही रहा है 1 से, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। फाइनल स्टेट अल्टीमेटली जे से स्पेसिफाई हो रहा है। तो जानते हो ऐसा जब भी होगा ना कि 0 और ±1 जब भी है, तो इसमें वो हम जैसे इसमें बताए थे ना, क्या बोलते हैं, जीमैन इफेक्ट में, वैसे इसमें भी कर सकते हो। यहाँ पे जे लिख दो, यहाँ पे जे लिख दो, जे अपर लेवल और लोअर लेवल का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 5/2 और 3/2, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। अच्छा इसमें जे कितना है, वन में बाई टू हाफ 3/2 आना चाहिए। हाँ यही है ना इसमें, ठीक है। तो जे 5/2 और ये ऐसा आ जाएगा। अब इसमें देखो क्या होगा कि इसमें जो जे का वैल्यू आया ना, इसमें वही है L+S L−S करके, इसमें 3/2 1/2 आएगा। इसमें वैल्यू आएगा 3/2, तो यहाँ पे नीचे ऐसे लिख देंगे 3/2, और यहाँ पे 1/2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, इसके नीचे, और इसके बाद इधर लिख देंगे 1/2, ठीक है ना। तो देखो इसमें ट्रांजिशन जो है ना ऐसा हो जाएगा, इससे इसमें ट्रांजिशन होगा तो डेल्टा जे जीरो वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, इससे इसमें ट्रांजिशन होगा ना, इससे इसमें ट्रांजिशन, तो ये डेल्टा जे =-1 आ जाएगा, और इससे इसमें ट्रांजिशन होगा तो डेल्टा जे इसमें -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतने ट्रांजिशंस पॉसिबल हो रहे हैं, इससे इसमें ट्रांजिशन हो सकता है, इससे इसमें, ठीक है ना। बस इतना ही होगा ट्रांजिशन, और कोई नहीं, मतलब एक वर्टिकल ट्रांजिशन हो जाएगा, दो ऐसे स्लैंटिंग ट्रांजिशन, तो 3 ट्रांजिशंस होंगे इसमें, ठीक है ना। नंबर ऑफ ट्रांजिशंस विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो इसमें हाँ ये अच्छा, ये हार्ड कॉपी में दिया हुआ है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग हार्ड कॉपी से देख लो, क्वेश्चन नंबर 25 है ये, पेज नंबर, इसका आंसर 3 होगा, ठीक है, आंसर इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें 28 लिखा हुआ है आंसर। क्या लिखा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अलाउड इन द स्पेक्ट्रम फॉर ट्रांजिशन इन सोडियम। 28 तो नहीं हो सकता आई थिंक। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अलाउड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ 3p ट्रांजिशन इन सोडियम आर, 28 कैसे हो सकता है यहाँ पे, 3 2d और 3 2p। हम एल का इसमें एल का वैल्यू 2 है और एस इतना है, तो जे निकालेंगे हम लोग तो L−S से L+S इतना ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें निकालेंगे तो जे एल इतना हो गया। अब हम सिलेक्शन रूल लगाएंगे, अगर सिलेक्शन रूल तो यही हो गया ना, जे का वैल्यू ऊपर हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है देखो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अलाउड इन द स्पेक्ट्रम फॉर, इसमें कुछ और तो नहीं पूछा है, हमको लग रहा है कुछ क्वेश्चन में जो है ना ये है, हमको लग रहा है टाइपिंग में मिस्टेक है, कहीं डिजेनरेसी वगैरह तो नहीं पूछ दिया। डिजेनरेसी अगर निकाल के देखें तो कितना आ रहा है, जरा एक बार देखो डिजेनरेसी, डिजेनरेसी निकालेंगे ना तो देखो डिजेनरेसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका डिजेनरेसी आ जाएगा टोटल
कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा इसका। 2j+1 करोगे तो प्लस, इससे आ जाएगा आपका 4, प्लस इससे 4 आ जाएगा, प्लस इससे आ जाएगा आपका 2। तो ये भी नहीं आ रहा है। 6×4 = 10 और 8, 10 और 6 = 16 आ रहा है। ये तो 16 ही आ रहा है। एक बार क्वेश्चन ओरिजिनल देखें जरा 2013 का। क्वेश्चन तो यही है, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अलाउड इन for transition in sodium is the number of spectral lines allowed in a spectrum for 3 2D transition is। आंसर तो इसका 25 इसमें इसका आंसर हमको लग रहा है कि इतना नहीं हो सकता है। 28 कहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था, 41 है। थ्री दिया हुआ आंसर, जानते हो पता नहीं कहाँ से ये लोग गलत देते हैं। देखो ये जो है ना क्वेश्चन मिल गया हमें, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी दिखा रहे हैं, देखो ये जो है ना, इसमें time waste। देखो ये क्वेश्चन नंबर 25 है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अलाउड इन स्पेक्ट्रम फॉर 3D to 3P ट्रांजिशन इन सोडियम लिखा हुआ है ना, ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर की हमें मिला है, ठीक है ना। यहाँ पे कहाँ गया, यहीं पे आंसर की आया है, ठीक है ना। तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 था, 3 आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, देखो है ना। तो ये 3 आंसर है, ठीक है ना इसका। वही हम सोचे कैसे 28 कैसे आ सकता है, डिजनरेसी भी निकाल रहे हैं तो भी 28 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यही आंसर सही है इसका, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रांजिशन जो हो रहा है, 3 हो रहे हैं ट्रांजिशन। जब भी जानते हो देखो ऐसा सिलेक्शन रूल दिखेगा ना, इसमें 0 भी आ रहा है, +-1 ऐसा आ रहा है सिलेक्शन रूल, तो आप उस क्वांटम नंबर को ऐसे लिख दो, उसके नीचे इक्वल वाले को लिख दो और फिर स्लैंटिंग और वर्टिकल ट्रांजिशन कंसीडर कर लो, ठीक है ना। तो इससे नंबर ऑफ लाइंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना यही आंसर है 3, ठीक है। आंसर इज 3 ट्रांजिशंस, ठीक है। ऑलराइट, तो एक एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। देखो आप लोग जैसे ये एलएस कपलिंग का ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखो इधर से देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें हार्ड कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें लिखा हुआ है, नेट का क्वेश्चन है ये। टोटल टोटल पेज नंबर 35 135 है, पेज 135। इसमें लिखा गया टोटल स्पिन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन
इन हाई टेम्परेचर लिमिट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स इन स्पिन वन स्टेट टू नंबर इन स्पिन जीरो स्टेट। अच्छा, ये हम एक बार बताए थे तुम लोग को थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट से ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ total spin of electrons is due to contribution of spin of electron and the proton. Total spin of hydrogen atom is due to contribution of spin of electron and that of proton. In high temperature limit, ratio of number of atoms in spin one state to the number of atoms to the number in spin zero state. तो देखिए इसमें क्या होगा, हाई टेम्परेचर लिमिट में तो ऐसा होता है ना कि प्रोबेबिलिटी, ये आप लोग को याद है थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया था कि हाई टेम्परेचर लिमिट में जो है ना प्रोबेबिलिटी सभी स्टेट में पाए जाने की इक्वल हो जाती है, होती है ना। प्रोबेबिलिटी सेम इन ऑल ऑल, जैसे अगर जैसे दो स्टेट है ना, तो दोनों स्टेट में जो है ना प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे। अगर थ्री स्टेट है ना, तो हाई टेम्परेचर लिमिट में प्रोबेबिलिटी इसकी 1/3, इसकी 1/3, इसकी 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअली देखो क्या होता है कि जैसे इस क्वेश्चन में ऐसे कह सकते हो कि स्पिन वन स्टेट जो होगा ना, इसमें एमएस के वैल्यू 3 होंगे ना, 1 और 0 और -1। तो मतलब इसमें डिजेनरेसी जो है ना उसकी 3 है, मतलब 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। और एस जब 0 लिखोगे ना, S0, तो इसमें एमएस का वैल्यू बस 0 होगा, तो इसका इसमें 3 स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स, ठीक है। इसमें तो वन स्टेट है, वन स्टेट, ठीक है, देयर इज ओनली वन स्टेट। तो इसीलिए देखो क्या होगा कि अगर हम इसमें हाई टेम्परेचर पे देखते हैं, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो S=1 जो है ना, S=1 और S=0 अगर हम देखेंगे तो S=1 में 3 स्टेट ऐसे हैं, 3 स्टेट सभी डिजेनरेट स्टेट है, सभी की एनर्जी इक्वल है, ठीक है ना, और इसमें सिर्फ एक स्टेट है। तो प्रोबेबिलिटी टोटल तो ओवरऑल 4 स्टेट हो गया ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4, ठीक है ना। मतलब ऑल स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल, ऑल स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। हाई टेम्परेचर पे ये बात बताया गया थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है ना। तो देखो ऑल स्टेट्स इक्वली प्रोबेबल हो गए ना, तो इसमें देखिए जितने एटम्स होंगे उतने ही इसमें होंगे, उतने ही इसमें, उतने ही इसमें होंगे, सभी में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। सभी में नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल हो गए तो ऑब्वियसली S=1 स्टेट में नंबर ऑफ एटम जो होगा ना वो 3 टाइम्स हो जाएगा S=0 पे, ठीक है ना। तो इसीलिए देयरफॉर आप ऐसे कह सकते हो नंबर ऑफ एटम इन S=1 स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम इन S=0 स्टेट, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 3/1, ठीक है ना। तो ये तरह से आंसर आ जाएगा, 3:1 हो जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, देखो इसमें लिखा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन स्पिन स्टेट S=1 टू द नंबर इन स्पिन 0, तो ये 3 आंसर आएगा। देखो 22 का बी आंसर दिया होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 22 बी, ठीक है, बी आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस जो दिए हुए ना ये लास्ट असाइनमेंट में, वो स्टर्न गर्लाक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड भी दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टर्न गर्लाक एक्सपेरिमेंट हम आप लोग को करवा चुके हैं, इसमें क्या बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। तो इस स्टर्न गर्लाक एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस को आंसर आंसर करने के लिए आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा हेल्प ले लोगे, ठीक है ना। तो बस ये एटॉमिक फिजिक्स देखो क्या बोलते हैं, ये एंड हो गया है, थ्योरी इसकी खत्म हो गई, ठीक है। आप लोग एक बार प्रॉब्लम इसके अटेम्प्ट करिए, ठीक है ना। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ठीक है, लेकिन इसके प्रॉब्लम्स हम लोग रिविजिट करेंगे, ठीक है। इसको कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, फिर 1-2 दिन के बाद हम इसके क्लास फिर से लगाएंगे, ठीक है। तो मेनली ये प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास होगा, कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। ठीक है, तो चलो अभी ब्रेक लेते हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं 11:30 से, सॉरी 1:30 के आसपास, ठीक है।